हेलो एवरीवन, ये आपका 2025 का कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई की साइट पर अवेलेबल है। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। Here we have general instructions. This question paper contains 37 questions. इस question paper में 37 questions हैं. All questions are compulsory. जितने भी questions हैं वो सारे questions आपको करने हैं. However, internal choices have been provided in some questions. कुछ questions में internal choices आपको दी गई हैं. Attempt only one of the choices in such questions. जहाँ पे choices दी गई हैं वहाँ पे आप एक ही question को attempt करेंगे. Okay? अपने choice के किसी भी एक question को attempt करेंगे. दोनों को अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है. नंबर एक ही क्वेश्चन का आपको मिलेगा. द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस. पेपर को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी एंड ई. Section A consists of 21 questions. Each question carries 1 mark. Section A में 21 questions हैं 1 marks के. Section B consists 7 question. Each question carries 2 marks. Section B में 7 questions हैं 2 marks के. Section C consists of 3 question. Each question carries 3 marks. Section C में 3 questions हैं 3 marks के. Section D consists of 4 questions. Each question carries 4 marks. सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस है 4 मार्क्स के. ओके. सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 2 क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स. सेक्शन ई में 2 क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के. राइट. So all the programming questions are to be answered using the Python programming लैंग्वेज ओनली. ओके, तो आप इस पेपर के अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं उसके लिए पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करोगे. इन केस ऑफ एमसीक्यूज, टेक्स्ट ऑफ द करेक्ट आंसर शुड बी रिटन. आपको एमसीक्यूज के केस में उसका आंसर लिखना है. सिर्फ आप ABC नहीं लिखोगे, आपको आंसर भी लिखना है. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन ए. स्टेट ट्रू और फॉल्स. आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. अ पाइथन लिस्ट मस्ट ऑलवेज कंटेन ऑल इट्स एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप. तो ये क्या कह रहा है कि पाइथन लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम डेटा टाइप के होते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि पाइथन लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आउटपुट बताना है. राइट. तो मैं ये आपको समझाती हूँ. देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या फॉलो करना है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो करना है. तो हमारे पास जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में जो सबसे पहले आएगा वो एक्सपोनेंशिएशन आएगा, दिस वन. राइट. उसके बाद आपका आ जाएगा मॉड्यूलस. फाइन. मॉड्यूलस आपका जाएगा, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. मॉड्यूलस आ गया. एंड देन आपका आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन आ गया. एंड देन आपका आ जाएगा डिवीजन. राइट. और ये कैसे फॉलो होगा? आपका लेफ्ट टू राइट. ये लेफ्ट टू राइट फॉलो होगा. ओके, फाइन. अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप इसको सॉल्व ऐसे करोगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप करोगे 3 एक्सपोनेंशिएशन 2. राइट. मीन्स 3 रेज टू पावर 2. तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 9. फाइन. इसको मैं थोड़ा सा बेक कर लेती हूँ. ओके, एंड ऊपर ले जाती हूँ. ठीक है. अब आपने इसको सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट आप क्या सॉल्व करोगे? 14 मॉड्यूलस 9. ठीक है. 14 मॉड्यूलस 9 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 5. फाइन. देन आप करोगे 5 इंटू 4. ठीक है. 5 इंटू 4 इक्वल्स टू आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? 20. Fine. So 20 is your result. So this is your correct option. Option C. Right. Now let's move to the next question. Okay. Now question number 3. Identify the correct output of the following code snippet. आपको कोड दिया गया है और इसका आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है. राइट. तो यहाँ पे वेरिएबल गेम के अंदर आपने इनिशियलाइज किया है स्ट्रिंग को ओलंपिक 2024. प्रिंट गेम डॉट इंडेक्स. ओके. एंड आपने किसकी इंडेक्स वैल्यू निकालनी है? कैपिटल सी की. अब देखो यहाँ पे ओलंपिक में सी तो है बट कैपिटल नहीं है. राइट. तो ये आपका कौन सा आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा? ये वैल्यू एरर प्रिडिक्ट करेगा. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो आप पूछ रहे हो वो स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल नहीं है. राइट. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आइडेंटिफायर. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आइडेंटिफायर है.
तो यहाँ पे देखो ग्लोबल भी कीवर्ड है, डेफ भी आपका कीवर्ड है, विद भी आपका कीवर्ड है, ब्रेक आपका आइडेंटिफायर बन सकता है क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है। जो आपका कीवर्ड होता है उसमें कैपिटल भी नहीं होता, उसमें स्मॉल भी होता है, राइट। ओके, तो दिस इज योर करेक्ट आइडेंटिफायर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। इस इन ऑप्शंस में से आपको इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, प्रिंट ए, आपने ए को प्रिंट कराया, देन 10 एंड, और एंड क्या है आपका कीवर्ड, ठीक है, वो आपने एंड में दिया है, तो ये आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपने दिया है प्रिंट ए, ओके, एंड देन कीवर्ड के बाद आपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को दिया है, तो ये क्या है आपका इनवैलिड स्टेटमेंट है, बिकॉज क्या होता है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को आप कीवर्ड के बाद नहीं दे सकते, राइट। तो ये जो आपका क्या है, इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट है। देन आपका आ गया प्रिंट ए टेंस, ओके, कीवर्ड को आपने एंड में दिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। देन प्रिंट ए इंटू 10, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग मल्टीप्लीकेशन किया गया है, ओके, ऑप्शन डी में स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन किया गया है जो पाइथन में अलाउड है। तो जो आपका इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट है वो है बी, राइट। Now next question, consider the statements given below। आपको statements को consider करना है जो दिए गए हैं, and then choose the correct आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, और इसका करेक्ट आउटपुट आपको बताना है, राइट। तो आपके पास लिस्ट दी गई है यहाँ पर, राइट, एंड देन आपने प्रिंट करा दिया लिस्ट को। अब यहाँ पे देखो आपने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है, एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है, तो क्या होगा, लिस्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, एंड तक चलेगी, बट आपने स्टेप वैल्यू -1 दे दी है, तो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में चलेगी, पहले टैग आएगा फिर टिक आएगा, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, टैग एंड टिक, फाइन। Question number 7. Which of the following operator evaluates to true if the variable on either side of the operator points towards the same memory location and false otherwise? इनमें से कौन सा ऑपरेटर आपको ट्रू रिजल्ट देता है जब आपके जो वेरिएबल्स है उसके दोनों साइड के जो वेरिएबल्स हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड के वेरिएबल्स हैं, वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हों, ओके। तो आपका वो ऑपरेटर है इज ऑपरेटर, ओके। इसका रिजल्ट ट्रू आता है इफ बोथ द वेरिएबल पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। Now we have question number 8. Consider the statements given below and then choose the correct output from the given options. तो आपको statements देखने हैं and accordingly आपको output को choose करना है। So here we have dictionary D, okay, जिसमें की values pair आपको दिए गए हैं। की है SO1, उसकी वैल्यू है 95, SO2 की है and उसकी वैल्यू है 96, ओके। अब यहाँ पे डिक्शनरी को इटरेट किया गया है फॉर आई इन डी, आई वेरिएबल आपकी डिक्शनरी को इटरेट करेगा। तो यहाँ पे देखो आई किसको एक्सेस करेगा, पहले SO1 को एक्सेस करेगा, देन SO2 को एक्सेस करेगा। आपने क्या किया, सिंपली आई को प्रिंट करा दिया, यहाँ पे आप वैल्यू को प्रिंट नहीं करा रहे हैं, राइट। आपने पहले SO1 को प्रिंट कराया एंड देन आपने सेपरेटर दिया है हैश, एंड देन अगेन इटरेट करेगा तो SO2 आ जाएगा एंड सेपरेटर आ जाएगा आपका हैश। तो पहले इटरेशन में आपका प्रिंट हो जाएगा SO1 हैश एंड सेकेंड इटरेशन में प्रिंट हो जाएगा SO2 हैश। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। While creating a table, which constraint does not allow insertion of duplicate values in the table? जब आप टेबल को क्रिएट करते हैं तो आप ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट उसके अंदर लगा सकते हैं जिसकी हेल्प से आपकी टेबल डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करेगी? तो वो आपका है यूनिक कंस्ट्रेंट, फाइन। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करेगा। Now we have question number 10. Consider the statements given below and then choose the correct output from the given options. तो आपको correct output बताना है। Def change, आपने change name से function को यहाँ पे define किया है, right? Okay. अब यहाँ पे देखो आपने global variable दिया है n equals to 15, right? और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या देखो, यहाँ कौन सी स्टेटमेंट है, चेंज। फंक्शन को कॉल किया गया है एंड वैल्यू को पास किया गया, एन की वैल्यू पास होगी, ओके। तो यहाँ पे आपने 15 को पास कर दिया, 15 को पास कर दिया, ओके। फंक्शन को कॉल किया है तो क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, 15 + 10 क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 25 हो जाएगी, ठीक है, 25। और आपने प्रिंट क्या कराया है, डॉलर, तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा 25 एंड देन डॉलर आपका प्रिंट हो जाएगा, 25 एंड डॉलर आपका प्रिंट हो जाएगा। एंड देन आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कॉलिंग फंक्शन के पास चला जाएगा। उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट है, प्रिंट एन। अब यहाँ पे जो एन प्रिंट होगा वो ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होगा, डेट इज़ 15, राइट। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, पहले प्रिंट होगा $25 एंड देन 15,
right? Now next question, consider the statement given below and then choose the correct output from the given options, right? तो आपको correct output बताना है, आपको statements दिए गए हैं, right? n वेरिएबल है जिसके अंदर आपने string value को इनिशलाइज किया है, 5 आपकी string value है, आपने उसके बाद क्या दिया है, try ब्लॉक के अंदर प्रिंट करा दिया word प्लस n। अब यहाँ पे देखो वर्ड भी स्ट्रिंग है और n भी क्या है, स्ट्रिंग है, राइट? n उसके बाद आपने सेपरेटर दे दिया हैश, ओके? तो इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा, वर्ड 5 हैश, ये आ जाएगा आपका, राइट? वर्ड 5 हैश, क्योंकि कॉनकैटिनेशन हो जाएगा। फाइन। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कोई भी एरर नहीं आएगी। एंड देन आपका फाइनली तो हमेशा एग्जीक्यूट होता ही है, ठीक है? तो आपका प्रिंट हो जाएगा ओवर। तो आपका क्या प्रिंट होगा, वर्ड 5 हैश ओवर। फाइन। तो ये जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन बी, दिस वन, word 5 hash over. So this is your correct option. Now next question, which of the following built-in function or method returns a dictionary? तो इनमें से कौन सा फंक्शन डिक्शनरी को रिटर्न करेगा? तो यहाँ पे देखो डिक्ट फंक्शन, जो आपका डिक्ट फंक्शन है वो डिक्शनरी को रिटर्न करेगा। फाइन। कीज फंक्शन से आपके पास कीज आएंगी, वैल्यूज फंक्शन से आपके पास डिक्शनरी की वैल्यूज आएंगी, एंड आइटम से क्या आएगा आपके पास, की वैल्यू पेयर आएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द DML कमांड इन SQL? इनमें से कौन सी आपकी डेटा मैनिपुलेशन कमांड है? तो आपकी है अपडेट कमांड। फाइन। अपडेट किस लिए यूज होती है, डेटा को अपडेट करने के लिए। Now, which aggregate function in SQL displays the number of values in the specified column ignoring the null values, right? तो आपको aggregate function बताना है जो number of values किसी भी column की number of values को count करके बताएगी, but यहाँ पे वो null values को count नहीं करेगी। तो वो आपका है count function, ये null values को count नहीं करेगा। count star क्या करता है, null values को भी count करता है, but count function null values को count नहीं करता है। Fine. Now question number 15, in MySQL which type of value should not be enclosed within the quotation marks? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू को आप quotation marks में enclose नहीं करेंगे, quotation mark में नहीं लिखेंगे, राइट? तो आप डेट को quotation marks में लिखते हैं, वेर कैर को आप quotation mark में लिखते हो, कैर को भी, तो यहाँ पे float को आप quotation mark में नहीं लिखेंगे, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इफ टेबल ए हैज 6 रोज एंड 3 कॉलम्स, टेबल ए के अंदर 6 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। टेबल बी हैज 5 रोज एंड 2 कॉलम्स, टेबल बी के अंदर 5 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल हैव 30 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो दोनों टेबल का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्टेंट टेबल के अंदर 30 रोज होंगी एंड 5 कॉलम्स होंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो रोज हैं दोनों टेबल की, उनका क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा 6 5 30, राइट? उनका प्रोडक्ट आ जाएगा रोज का। एंड जो कॉलम्स हैं वो क्या होंगे, उनका एडिशन होगा। तो आपका 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5, राइट? सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, statement is true. Okay, now which of the following networking devices is used to regenerate and transmit the weakened signals ahead? इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस का यूज किया जाता है सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए एंड रीट्रांसमिट करने के लिए? तो वो है आपका रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, जो भी उसके पास सिग्नल्स आते हैं उनको रीजनरेट करता है एंड देन उनको आगे ट्रांसमिट कर देता है। फाइन। Okay, now move to the next question. Question number 18. Which of the following option is the correct protocol used for phone calls over the internet? तो आप जो इंटरनेट पे फ़ोन कॉल्स करते हो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? उसके लिए आपका होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट? नाउ हियर वी हैव एक्सपेंड ARPANET। आपको ARPANET को एक्सपेंड करना है, राइट? तो ARPANET क्या होता है आपका, एडवांस्ड ओके रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, राइट? So this is the full form of ARPANET.
Now we have question number 20 and 21, which are assertion and reasoning questions. So let's read question number 20. Here we have assertion. For a binary file opened using RB mode, the pickle.dump method will display an error. जब आप binary file को read mode में open करेंगे तो pickle.dump method error display करेगा. तो आपका assertion true है. Why? Because pickle.dump method किस लिए use होता है? It is used to write objects to a binary file. राइट आप पिकल डॉट डम मेथड की हेल्प से बाइनरी फाइल में ऑब्जेक्ट्स को राइट कराते हैं, रीड नहीं कराते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द रीजन. द पिकल डॉट डम मेथड इज यूज टू रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल. तो रीजन यहाँ पे रॉन्ग है बट असर्शन यहाँ पे ट्रू है. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. राइट, नाउ next we have question number 21, assertion. We can retrieve records from more than one table in MySQL. आप एक से ज़्यादा टेबल से रिकॉर्ड को रिट्राइव कर सकते हैं by using the SQL joins. तो आपका assertion यहाँ पर ट्रू है. ओके, एंड रीजन क्या है? फॉरेन की इज यूज टू स्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स. फॉरेन की का यूज किया जाता है टू टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करने के लिए. तो ये आपका जो रीजन है वो भी ट्रू है. बट यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं. दोनों करेक्ट हैं बट वो एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं. फॉरेन की रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है बट हैविंग अ फॉरेन की इज नॉट मैंडेटरी टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स. राइट, मल्टीपल टेबल से डेटा रिट्राइव करने के लिए फॉरेन की का होना जरूरी नहीं है. तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट है इन केस ऑफ 21 वो है आपका ऑप्शन बी. राइट, 20 में आपका ऑप्शन सी करेक्ट था एंड 21 में आपका ऑप्शन बी करेक्ट है. फाइन. ऑप्शन बी क्या है? बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation for the assertion. अपने प्लेस पर assertion और reason दोनों true है but reason assertion का correct explanation नहीं है. ओके, let's do section B of computer science 2025 question paper. Section B contains 7 questions of 2 marks. Now we will solve these questions one by one. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट डज रिटर्न स्टेटमेंट डू इन अ फंक्शन. फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना है. द रिटर्न स्टेटमेंट इन अ फंक्शन इज यूज टू सेंड अ वैल्यू बैक टू द प्लेस वेयर द फंक्शन वॉज कॉल्ड. रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू को, रिजल्ट को उस प्लेस पर सेंड कर देती है जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था. इट ऑल्सो एंड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. और जब फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है तो इसका मतलब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है. ओके, नाउ वी हैव एग्जाम्पल हियर. डेफ एड, यहाँ पे एड नेम से फंक्शन है. ओके, एंड इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं ए एंड बी. राइट, तो कंट्रोल सबसे पहले आपका फंक्शन डिक्लेरेशन पे जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा एंड देन इट विल गो आउट द फंक्शन. ओके, और यहाँ पे देखो फंक्शन को कॉल किया गया है एड और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स को पास किया गया है 3 and 5. तो 3 आपका कहाँ जाएगा? ए के पास. ओके, 3 विल गो टू ए एंड 5 विल गो टू बी. राइट, एंड जो भी रिजल्ट आएगा इस फंक्शन एग्जीक्यूशन का वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा? रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा. राइट, तो देखो यहाँ पे 3a प्लस बी आपका 8 आ जाएगा. 8 कहाँ पे आपका रिटर्न करेगा? रिटर्न स्टेटमेंट इसको रिटर्न कर देगा जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है. मीन्स ये रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा एंड देन आप यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे. ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स. द फंक्शन एड टेक्स 2 नंबर्स ए एंड बी. ओके, फंक्शन ऐड दो नंबर्स को लेगा ए एंड बी को, रिटर्न ए प्लस बी और ए प्लस बी को रिटर्न कर देगा. सेंड्स द रिजल्ट बैक टू द कॉलिंग लाइन. जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था रिटर्न उसी कॉलिंग लाइन पर, उसी कॉलिंग स्टेटमेंट पर जो भी रिजल्ट आया उसको रिटर्न कर देगा. राइट, द रिटर्न वैल्यू स्टोर्ड इन द रिजल्ट. जो भी वैल्यू आई है आपकी, जैसे यहाँ पे 8 आई है वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी एंड देन आपने 8 को डिस्प्ले करा दिया है. फाइन. ओके, नेक्स्ट राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पाइथन. आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं सिंटेक्स एरर के एंड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के. ओके, तो सिंटेक्स एरर में देखो आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है इफ x इज ग्रेटर देन 5. राइट, एंड प्रिंट करा दिया है x इज ग्रेटर देन 5. तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स एरर क्या है? आपने कॉलन को यूज नहीं किया है. दिस गिव सिंटेक्स एरर बिकॉज द कॉलन इज मिसिंग आफ्टर इफ स्टेटमेंट. ओके, तो ये आपने किसका एग्जाम्पल दे दिया? सिंटेक्स एरर का एग्जाम्पल दे दिया. नाउ वी हैव द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. यहाँ पे आपको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एग्जाम्पल देना है.
इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कौन सा कन्वर्जन होता है, जो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्सप्लिसिट में क्या होता है, आपको खुद से कन्वर्जन करना होता है फ्रॉम वन डेटा टाइप टू द अनदर। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल। एक वेरिएबल है आपके पास a, ओके, एंड उसमें इंटीजर वैल्यू है 5, देन वेरिएबल b उसमें फ्लोट वैल्यू है 2.5। आपने क्या किया, c कर दिया, c इक्वल्स टू a प्लस बी, एंड देन प्रिंट c। अब यहाँ पे क्या करेगा पाइथन, पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द इंटीजर a इनटू अ फ्लोट एंड द रिजल्ट c बिकम 7.5। यहाँ पे जो a था वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में, एंड जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 7.5। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। Now question number 24, consider the following dictionaries D and D1। आपके पास यहाँ पे दो डिक्शनरीज हैं D and D1 having the key values pair, and आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, राइट। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। राइट अ स्टेटमेंट टू डिस्प्ले और रिटर्न द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द की राज इन द डिक्शनरी D। तो आपके पास डिक्शनरी D के अंदर आपको राज जो की है उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करनी है, डिस्प्ले करानी है, राइट। उसके लिए आप क्या स्टेटमेंट दोगे, आप दोगे की आपका डिक्शनरी का नेम दैट इज डी, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आप दोगे की का नेम, ठीक है। तो डी राज से क्या आएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 55। ओके, अगर आप डी रमन करते तो आपका रिजल्ट आ जाता 60, अगर आप डी सुमन करते तो आपका रिजल्ट आ जाता 40। ओके, नाउ राइट अ स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी D1। आपको डिक्शनरी D1 की लेंथ बतानी है, इसके लिए आप लेन फंक्शन का यूज करोगे, लेन, एंड देन आप क्या करोगे, लेन फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास करोगे। लेन D1 से क्या होगा, जो आपका D1 की लेंथ है, ओके, D1 की लेंथ मीन्स इसके अंदर कितने की वैल्यू पेयर्स है, इट विल डिस्प्ले बाय दिस स्टेटमेंट। ओके, नाउ next question, part B, write a statement to append all the key value pairs of the dictionary D to the dictionary D1। आपको डिक्शनरी D को डिक्शनरी D1 में अपेंड करना है, मीन्स उसको एंड में ज्वाइन करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप देंगे D1, D1 क्या है आपका डिक्शनरी का नेम, ओके, अपडेट D, राइट। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, D1 के साथ आपके D के जो की वैल्यू पेयर्स हैं वो अपेंड हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, now write a statement to delete the items with the given key अमित from the dictionary D1। डिक्शनरी D1 में से आपको अमित का आइटम, अमित की वैल्यू को डिलीट करना है, राइट। तो इसके लिए आप क्या स्टेटमेंट देंगे, डेल कीवर्ड का यूज करेंगे, D1 आपका डिक्शनरी नेम है, एंड देन यहाँ पे आपने की का नेम पास किया है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा आपका, फाइन। ये जो आपका की वैल्यू पेयर है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट पॉसिबल आउटपुट from the given options is expected to be displayed when the following code is executed। तो यहाँ पे आपके पास कोड है और आपको इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, फाइन। इम्पोर्ट रैंडम, आपने रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया है। नाउ वी हैव द लिस्ट, वी हैव लिस्ट हेयर कार्ड्स, ओके, उसके अंदर आपके पास स्ट्रिंग वैल्यूज दी गई है, हार्ट, स्पेस, क्लब एंड डायमंड्स, राइट। इसको आप इटरेट करेंगे फॉर i इन द रेंज 2। तो आपका जो i है, i की फर्स्ट वैल्यू होगी 0, ओके, एंड सेकेंड वैल्यू आपकी होगी i की 1, राइट। ओके, बिकॉज रेंज क्या है, 2 - 1 दैट इज 1। ओके, अब यहाँ पे देखो जो बॉडी ऑफ द लूप है उसमें क्या दिया गया, प्रिंट कार्ड्स रैंडम डॉट रेंडेंट, रेंडेंट फंक्शन का यूज किया गया है। तो रेंड इंट फंक्शन इंटीजर वैल्यू को पिक करेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड द फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंडिंग रेंज। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग जो रेंज दी गई है वो 1 दी गई है, ओके, एंड इसका एंडिंग नॉट रेंज, यू कैन से द वैल्यू फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंडिंग वैल्यू, और जो एंडिंग वैल्यू है वो i+2 दी गई है, राइट। और यहाँ पे आपने सेपरेटर कीवर्ड दिया है हैश, फाइन। अब देखो इसको समझते हैं कोड को, फाइन। अब देखो इटरेशन वाइज एनालिसिस, जो फर्स्ट इटरेशन है जब i की वैल्यू 0 है, तो रैंडम डॉट रेंडेंट, राइट। तो यहाँ पे देखो रैंडम डॉट रेंडेंट क्या करेगा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 है और जो एंडिंग वैल्यू है वो 0+2 है, क्योंकि i+2 है ना, तो 0+2 है। तो ये कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लेगा, 1 and 2, ओके। तो अगर हम इसको देखें, इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है एंड इसकी 3 है। तो ये 1 को या तो सिलेक्ट करेगा या 2 को सिलेक्ट करेगा। तो दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या जाती है फर्स्ट इटरेशन में, स्पेड एंड क्लब, फाइन। अब सेकेंड इटरेशन में देखो i की वैल्यू 1 है,
ओके तो यहाँ पे देखो रैंडम डॉट रेंडेट स्टार्ट कहाँ से करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक जाएगा। तो 3 पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ गई, स्पेड, क्लब एंड डायमंड, ठीक है। इन 3 जो वैल्यूज हैं इनमें से कोई भी एक वैल्यू से सिलेक्ट कर सकता है, ओके क्योंकि इनमें से इन 3 वैल्यूज में से किसी का भी इंडेक्स जो आपका रैंडम फंक्शन है वो सिलेक्ट कर सकता है। फाइन, तो आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, स्पेड, क्लब एंड डायमंड। तो 3 वैल्यूज हमारे पास आ गए, स्पेड, क्लब एंड डायमंड, हार्ट कहीं पर भी नहीं आया है, राइट। तो देखो अब यहाँ पे देखो चेक करते हैं ऑप्शंस 1 बाय 1। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें स्पेड भी है, डायमंड भी है, राइट। फर्स्ट जो इटरेशन था उसमें स्पेड आया था और सेकंड इटरेशन था उसमें डायमंड आया था। तो ये आपकी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो ये फंक्शन प्रिडिक्ट कर सकता है। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें स्पेड एंड हार्ट है, हार्ट तो कहीं पर भी नहीं आया तो ये नहीं आएगा। डायमंड एंड क्लब, फर्स्ट इटरेशन में आपके पास डायमंड नहीं था, ओके तो ये भी नहीं आएगा। हार्ट तो है ही नहीं तो ये तो आएगा ही नहीं। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, स्पेड हैश डायमंड हैश, राइट। Now question number 26. The code given below accepts n as an integer argument and returns sum of all the integers from 1 to n. ठीक है, तो जो आपका ये फंक्शन है वो n को एज अ इंटीजर आर्ग्यूमेंट लेता है और रिटर्न कर देता है आपका जितने भी इंटीजर्स हैं फ्रॉम 1 to n. ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड केयरफुली एंड रीराइट इट आफ्टर रिमूविंग ऑल द सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर्स, अंडरलाइन ऑल द करेक्शन मेड। तो जो ये जो कोड दिया गया है इसके अंदर सिंटेक्स एरर हैं और लॉजिकल एरर्स हैं जो आपको रिमूव करनी है और अंडरलाइन भी करना है कि कहाँ कहाँ पे आपने एरर को रिमूव किया है, राइट। तो सबसे पहले देखो डेफ सम, ओके और यहाँ पे देखो फंक्शन डेफिनेशन में कॉलन नहीं ऐड किया गया था, आपने कॉलन को ऐड किया, कॉलन एडेड, राइट। ओके उसके बाद आपने क्या किया है, एस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है विद 0, इनिशियलाइजेशन एडेड, फाइन। देन फॉर आई इन द रेंज 1 n+1, रेंज जो दी गई थी उसको आपने करेक्ट किया है। पहले आपकी रेंज क्या थी, पहले यहाँ पे देखो सिर्फ n दिया हुआ था, ओके इसको आपने करेक्ट किया है, आपने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू दी है 1, ओके एंड n+1, कहाँ से कहाँ तक चलेगा आपका, 1 से लेकर n+1 तक चलेगा, बिकॉज n क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ n हम आपको जो वैल्यूज चाहिए वो 1 से लेकर n तक चाहिए, राइट 1 से लेकर n तक चाहिए। तो आपने रेंज क्या ली है, स्टार्टिंग लिए आपने 1 एंड एंडिंग आपने लिए n+1, ओके। देन ये जो आपकी बॉडी थी वो एज इट इज़ है। देन आपने यहाँ पे क्या किया है, ओके जो आपका प्रिंट फंक्शन था उसके अंदर आपने पैरेंथेसिस को ऐड किया है, प्रिंट सम, जो देखो पहले इसके अंदर जो था एक यहाँ पे मिसिंग था, फाइन उसको आपने ऐड किया है, राइट। सो हियर वी हैव करेक्टेड इट। अब एक्सप्लेनेशन देखो, एडिड कॉलम आफ्टर द सम दैट आई हैव टोल्ड यू, आपने कॉलन को ऐड किया है, आपने इनिशियलाइज वेरिएबल एस टू 0, आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। चेंज रेंज एन टू द रेंज 1 n+1 टू सम फ्रॉम 1 to n, क्योंकि आपको सम चाहिए 1 से लेकर n तक का, इसलिए आपने रेंज को करेक्ट किया है, ओके। एडिड मिसिंग पैरेंथेसिस, आपने मिसिंग पैरेंथेसिस को यहाँ पे लगाया है। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो अगर आप स्टार्ट करते हो 1 से लेकर 10 तक तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ओके। Now question number 27. Nisha is assigned the task of maintaining the staff data of an organization. निशा को एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ डेटा को मेंटेन करने का टास्क असाइन किया गया है। She has to store the details of the staff in SQL table. उसको निशा को SQL टेबल में स्टाफ की डिटेल्स को स्टोर करना है और SQL टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉयज टेबल, विद द एट्रीब्यूट्स, और उस टेबल के एट्रीब्यूट्स है एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी। टू स्टोर द एम्प्लॉयज आइडेंटिफिकेशन नंबर, एम्प्लॉय नंबर में एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा, नेम, ओके, डिपार्टमेंट एंड बेसिक सैलरी रिस्पेक्टिवली, ओके। सो द टेबल हैज 4 एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट एंड बेसिक सैलरी। देयर कैन बी 2 और मोर एम्प्लॉयज विद द सेम नेम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एक या दो से ज़्यादा एम्प्लॉयज सेम नेम के हो सकते हैं, ओके। तो आपको कुछ डिटेल दी गई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे।
Now here we have questions related to the table. First question, help Nisha to identify the attribute which should be designated as the primary key. Justify your answer. तो आपको निशा की हेल्प करनी है ये बताने में कि वो कौन से कॉलम को, टेबल के कौन से कॉलम को एज अ प्राइमरी की डेजिग्नेट करे, एज अ प्राइमरी की आइडेंटिफाई करे, और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, मीन्स रीजन भी देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर है एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर क्यों है? बिकॉज एम्प्लॉय नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है, सेम नहीं होता है। जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनका डिफरेंट एम्प्लॉय नंबर होता है, ओके। एंड हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई एम्प्लॉय नंबर होगा ही होगा, आप उसको नल नहीं छोड़ सकते हैं उस कॉलम को, ठीक है। एम्प्लॉयज नेम कैन बी द सेम, एम्प्लॉयज के नेम सेम हो सकते हैं, बट एम्प्लॉय नंबर इज ऑलवेज यूनिक एंड कैन नॉट बी नल। एम्प्लॉय नंबर हमेशा यूनिक होता है और कभी भी नल नहीं होता है, मेकिंग इट द मोस्ट सुटेबल एट्रीब्यूट टू बी डेजिग्नेटेड एज द प्राइमरी की। और इसके ये एट्रीब्यूट्स इसको प्राइमरी की बनाने में हेल्प करते हैं, ओके। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प निशा टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट विच शुड बी अप्लाइड टू द एट्रीब्यूट नेम सच दैट द एम्प्लॉयज नेम कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी और नल while entering the records but can have the duplicate values। तो आपको निशा की हेल्प करनी है कि वो टेबल में कौन सा कंस्ट्रेंट लगाए जिसकी हेल्प से जो नेम एट्रीब्यूट है उसके अंदर नल वैल्यूज एंटर ना हो, मतलब वो आप उसको वैकेंट नहीं छोड़ सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम को, बट आप उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो कंस्ट्रेंट यूज करेंगे वो है नॉट नल कंस्ट्रेंट, राइट। द नॉट नल कंस्ट्रेंट एंश्योर दैट द नेम एट्रीब्यूट कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी और नल। नॉट नल कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करेगा कि नेम एट्रीब्यूट ना में आप वैल्यू एंटर करें, वो एम्प्टी आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। वाइल स्टिल अलाइंड, बट नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या करता है? डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है। तो यू कैन इंसर्ट द डुप्लीकेट वैल्यूज इन द कॉलम नेम बट यू कैन नॉट लेफ्ट इट वैकेंट, फाइन। Now next question related to the table, write the SQL command to change the size of the attribute basic salary in the table employees to allow the maximum value of 99,999.99 to be stored in it। तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के बेसिक सैलरी एट्रीब्यूट का साइज चेंज करना है, राइट, जिससे कि उसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू जो दी गई है 99,999.99 वैल्यू स्टोर हो सके। तो ये आप कैसे करोगे? देखो, जब आप टेबल क्रिएट कर चुके हो, ओके, टेबल क्रिएशन के बाद आप ऑल्टर कमांड की हेल्प से टेबल के अंदर डेटा को अपडेट करते हो और कॉलम्स को मॉडिफाई करते हो, ठीक है। द एसक्यूएल कमांड टू चेंज द साइज ऑफ बेसिक सैलरी टू अलाउ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ पे आपका कमांड है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज टेबल का नेम है, मॉडिफाई बेसिक सैलरी, ओके। अब यहाँ पे देखो आप क्या दोगे? डेसिमल, आपने डेसिमल दिया है और लिमिट दिया कि टोटल जो डिजिट है वो 7 आ जाए, एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इट शुड कंटेन 2 डिजिट, राइट। तो देखो ये टोटल क्या है? 7 है, एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आपका 2 डिजिट है, ओके। Now decimal 7 allows 5 digit before the decimal and 2 digits after, so the maximum value can be, so ये जो वैल्यू दी गई है वो इसके अंदर इजिली इंसर्ट हो सकती है, फाइन। नेक्स्ट क्या है आपका? राइट द एसक्यूएल कमांड टू डिलीट द टेबल एम्प्लॉय। आपको टेबल एम्प्लॉय को डिलीट करने की कमांड लिखनी है, तो आपके पास कमांड है ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सपेंड एंड एक्सप्लेन द टर्म URL। आपको URL टर्म को एक्सपेंड करना है एंड एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या होता है? इट इज़ द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। जैसे हर इंसान के होम का एक एड्रेस होता है, वैसे ही इंटरनेट पे आप जो भी वेब डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर रहे हो, वेब पेजेस, वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है जिसे URL कहा जाता है, ठीक है। इट स्पेसिफाइज वेयर अ रिसोर्स इज लोकेटेड। ये बताता है कि ये रिसोर्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड हाउ इट कैन बी एक्सेस, और आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, सच एज द वेब पेज, इमेज और फाइल, okay। Next we have expand the term PPP। what is the use of the PPP? PPP stands for point to point protocol, राइट। PPP क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। PPP इज यूज टू स्टेब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन 2 कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है 2 डिवाइसेस, 2 कंप्यूटर्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, कॉमनली फॉर कनेक्टिंग अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट बाय अ मॉडेम, राइट। तो मोस्टली ये कनेक्शन किस लिए यूज किया जाता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द मॉडेम। इट्स सपोज डेटा ट्रांसमिशन। आप पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स पे
डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड एरर डिटेक्शन, राइट। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, ऑथेंटिकेशन में हेल्प करता है, ओके, एंड एरर डिटेक्शन में भी हेल्प करता है। ऑथेंटिकेशन मीन्स वो डिवाइसेस को रिकग्नाइज करके कनेक्ट करता है, एंड एरर डिटेक्शन कोई एरर आती है वहाँ पे वो एरर को भी डिटेक्ट करता है, फाइन। तो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू create the direct connection between the two devices, okay. Now we will do section C of Computer Science 2025 question paper. So here we have question number 29 part A. Write a Python function that displays all the lines containing the word vote from a text file elections.txt. आपको Python function लिखना है जो election.txt फाइल से वो सारी लाइन्स डिस्प्ले करा दे जिनके अंदर वोट वर्ड आता है, राइट। तो ये जो टेक्स्ट दिया गया है वो फाइल का टेक्स्ट है और जो आपका आउटपुट है वो इस तरीके का आना चाहिए, जहां जहां वोट वर्ड आ रहा है वो लाइन्स ये डिस्प्ले करा दे, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइन बाय लाइन, ओके। डेफ डिस्प्ले वोट लाइन्स, तो सबसे पहले डिस्प्ले वोट लाइन्स नेम से फंक्शन को डिफाइन किया गया है, राइट। अब इसके अंदर क्या है, देखो, विद ओपन फंक्शन में आपने फाइल का पाथ दिया है जिस फाइल को ओपन करना है। ओपन द फाइल एक्सटेंशन election.txt इन रीड मोड, राइट। तो यहाँ पे आर क्या बता रहा है, ये फाइल आप किस मोड में ओपन करोगे, रीड मोड में ओपन करोगे, राइट। अब देखो, बिफोर द पाथ आपने यहाँ पे लेटर आर दिया है, इसका क्या मीनिंग है, आर इज अ रॉ स्ट्रिंग यूज्ड सो पाइथन डजंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द बैकस्लैश। समटाइम्स क्या होता है, बैकस्लैश के बाद कोई लेटर होता है तो पाइथन उसका एक अलग मीनिंग ले लेता है, बट अगर आपने रॉ स्ट्रिंग यूज किया है तो पाइथन बैकस्लैश का डिफरेंट मीनिंग नहीं लेगा, फाइन। अब देखो, विद एंश्योर द फाइल इज ऑटोमेटिकली क्लोज्ड आफ्टर द यूज। जब आप विद ओपन यूज करते हो तो विद कीवर्ड क्या एंश्योर करता है कि फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगी जब आप इसका यूज कर लेंगे, राइट। द ओपन फाइल इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल फाइल, और जो भी फाइल आपने ओपन की है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, फाइल वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, ओके। नाउ फाइल को ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, फाइल को रीड कराना है लाइन बाय लाइन, राइट। उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर लाइन इन फाइल, राइट। लाइन वेरिएबल क्या करेगा, फाइल जो वेरिएबल है, ओके, फाइल में क्या है, election.txt फाइल स्टोर है, तो लाइन वेरिएबल इसकी लाइन बाय लाइन इस फाइल को रीड करेगा। तो फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट लाइन को रीड करेगा एंड देन आपका कंट्रोल इनसाइड द लूप जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, चेकिंग होगी। इफ वोट इन द लाइन, अगर जो भी लाइन रीड हुई है उसके अंदर वोट वर्ड आता है, राइट, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वो लाइन प्रिंट हो जाएगी। डॉट स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, इट रिमूव्स द एक्स्ट्रा स्पेसेस। कोई एक्स्ट्रा स्पेस है या न्यू लाइन करेक्टर है तो वो रिमूव हो जाएगा उस पर्टिकुलर लाइन में से जिसके अंदर वोट वर्ड है, राइट, ओके। उसके बाद आपने क्या किया है, ऐसे जो आपका फोर लूप है वो कब तक चलेगा, एंड ऑफ द फाइल तक चलेगा। पहले फर्स्ट लाइन रीड होगी, देन चेक होगा कि इसमें वोट वर्ड है या नहीं है, देन सेकेंड लाइन रीड होगी टिल द लास्ट लाइन, राइट, ओके। अब ये जो फंक्शन था ये कब आपका एग्जीक्यूट होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे जो एक्चुअली जो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो कैसे होता है, वो सबसे पहले आपका कंट्रोल कहाँ जाता है, फंक्शन डेफिनेशन पे। फंक्शन डेफिनेशन के बाद ही फंक्शन की बॉडी को इग्नोर करके कहाँ जाता है, आउटसाइड द फंक्शन। आउटसाइड द फंक्शन क्या है, फंक्शन को कॉल किया गया है, मीन्स इट विल एग्जीक्यूट। फंक्शन कॉल हुआ, अब आपका फंक्शन, आपका जो फंक्शन यहाँ पे आपने डिफाइन किया है वो एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन एग्जीक्यूशन में आपने क्या दिया है, आपने election.txt फाइल को रीड मोड में आपने ओपन किया है, देन आपने उसको लाइन बाय लाइन उसको चेक किया है, उसको इटरेट किया है, और जहां पर भी वोट वर्ड, जिस भी लाइन में वोट वर्ड आया है उस लाइन को आपने प्रिंट करा दिया है, ओके। Let's see it practically. So this is our function def display vote lines, right? आपने यहाँ पे election.txt फाइल को रीड कराया है and then आपने उसको iterate कराया है using the for loop. Okay. Now here we will run the program. This is our result, right? जहाँ जहाँ वोट आया है वो आपका लाइन डिस्प्ले हो गया है. Now we have next question. Write a Python function that displays all the words starting and ending with the vowel from the text file report.txt. तो आपको Python function लिखना है जो report.txt फाइल से वो सारे वर्ड्स डिस्प्ले करा दे जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग वॉवल से हुई है, A E I O U से हुई है. The consecutive words should be separated by a space in the output. और जो consecutive words हैं वो स्पेस
स्पेस से सेपरेट हो आउटपुट के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, report.txt फाइल क्रिएट करनी है, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर ये डेटा आपको राइट करना है, राइट। और आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, आपका आउटपुट ये आना चाहिए। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, आप इसके लिए पाइथन फंक्शन लिखेंगे, राइट। नाउ वी विल सी द कोड हियर, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने फंक्शन को डिफाइन किया है डिस्प्ले वोवल वर्ड्स, ओके। अब यहाँ पे देखो फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल लिया है वॉवल्स। वॉवल्स में आपने डिफाइन कर दिया है कि चाहे कैपिटल लेटर्स में वॉवल हो चाहे आपके स्मॉल लेटर में वॉवल्स हो, ओके। वो सारे कहाँ आ जाएंगे, वॉवल्स वेरिएबल के अंदर आपने इसको शो कर दिया है, ओके। अब देखो नाउ वी विल ओपन द फाइल, आपकी report.txt फाइल को आप ओपन करोगे विद ओपन फंक्शन से, राइट, ओके। किस मोड में आपको ओपन करना है, इसको रीड मोड में। और जो भी फाइल यहाँ पे आप ओपन कर रहे हो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, फाइल वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, ओके। नाउ वी विल इटरेट द फाइल लाइन बाय लाइन। उसके लिए लूपिंग यहाँ पे यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लाइन इन फाइल, तो जो लाइन वेरिएबल है वो फाइल को इटरेट करेगा लाइन बाय लाइन। फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, फर्स्ट लाइन ये रीड करेगा लाइन वेरिएबल, राइट, एंड देन आपका कंट्रोल इनसाइड द लूप जाएगा। इनसाइड द लूप आपने यहाँ पे क्या किया है, वर्ड्स वेरिएबल लिया है, लाइन डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज किया है। तो जो फर्स्ट लाइन रीड हुई है वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स के रूप में आ जाएगी। मींस जैसे यहाँ पे देखो एप्पल इज ऑसम, ये क्या है, एक लाइन है, ये किस में कन्वर्ट हो गई है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स में। एप्पल इज ऑसम, तो ये क्या है, लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, ओके। तो जैसे मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर मेरी फर्स्ट लाइन ये है एप्पल इज ऑसम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिस्ट ऑफ वर्ड्स में हो जाएगी। एप्पल एक उसका एलिमेंट हो गया, देन इज सेकेंड एलिमेंट हो गया एंड ऑसम इसका थर्ड एलिमेंट हो गया, राइट। अब ये जो लिस्ट है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, वर्ड्स वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, वर्ड्स वेरिएबल को इटरेट करेंगे टू एक्सेस ईच एंड एवरी वर्ड, फाइन। उसके लिए आप अनदर फॉर लूप का यूज करोगे, फॉर वर्ड इन द वर्ड्स, राइट, फॉर वर्ड इन द वर्ड्स। तो जो वर्ड वेरिएबल है वो वर्ड्स लिस्ट के एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करेगा, राइट। अब कंट्रोल इनसाइड द लूप जाएगा। एक वेरिएबल लिया है क्लीन वर्ड नेम से। क्लीन वर्ड क्या करे, यहाँ पे जो क्लीन वर्ड है उसमें क्या स्टोर होगा, वर्ड डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप फंक्शन का यूज किया है। स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, जो भी वर्ड के स्टार्टिंग और एंडिंग में पंक्चुएशंस होंगी या बिटवीन में पंक्चुएशंस होंगी उसको रिमूव कर देगा। जैसे आपका फुल स्टॉप हो गया एंड कोमा, हाइफन, इन सबको रिमूव कर देगा। और वर्ड स्ट्रिप होने के बाद किस में स्टोर हो जाएगा, क्लीन वर्ड में स्टोर हो जाएगा, राइट। अब आपने नेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ पे कंडीशन दी है इफ क्लीन वर्ड, मतलब कि क्लीन वर्ड अगर आपका वर्ड एम्प्टी नहीं हुआ पंक्चुएशन रिमूव करने के बाद, एंड क्लीन वर्ड का जो लेटर, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट करेक्टर है वो वोवल है, ओके, जो वो वोवल के अंदर आता है। इन वोवल में हम पहले डिफाइन कर चुके हैं स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, ओके। जो फर्स्ट करेक्टर है वो वोवल के अंदर से है, उनमें से कोई है, ओके, एंड इसका जो लास्ट करेक्टर है वो भी वोवल ही है, राइट। तो क्या करना है, प्रिंट कर देना है क्लीन वर्ड को, राइट, एंड उसके बाद आपने स्पेस दिया है। तो जितने भी वो वाले वर्ड्स जिनका स्टार्टिंग एंड एंडिंग वोवल है वो प्रिंट हो जाएंगे विद स्पेस। अब देखो ये जो पूरा फंक्शन है वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप फंक्शन को कॉल करोगे। यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल कर दिया है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस फंक्शन को एक बार एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। ये सेम कोड मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, इसको रन कर लेते हैं। रन किया, देखो वंस अ ऑसम एबल, यही आपको आउटपुट शो करना था और ये आउटपुट आपका आ गया है। Next we have question number 30, A part. A stack name color stack contains records of some color. So here we have a stack. Stack का name है color stack, जिसके अंदर कुछ records हैं, colors के records हैं. Each record is represented as a tuple containing 4 elements. और जो stack के records हैं वो tuple की form में है और tuple एक tuple के अंदर कितने elements हैं, 4 elements हैं, right? Color name red, green, ब्लू। कलर नेम इज अ स्ट्रिंग, कलर नेम आप स्ट्रिंग में देंगे एंड रेड, ग्रीन, ब्लू आप इंटीजर में देंगे। फॉर एग्जाम्पल अ रिकॉर्ड इन द स्टैक में भी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जो फर्स्ट इसका एलिमेंट है वो स्ट्रिंग है एंड बाकी के एलिमेंट्स इसके इंटीजर है। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन, आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिखने हैं पाइथन में टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड ऑपरेशंस, राइट, टू परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑपरेशन, वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। तो फर्स्ट आपका फंक्शन क्या है, पुश कलर, राइट, और इसके अंदर आप जो पैरामीटर्स पास करेंगे वो क्या है, कलर स्टैक, आप स्टैक को पास करेंगे एंड न्यू कलर,
ओके, तो न्यू यहाँ पे आपको टपल की फॉर्म में न्यू कलर का एलिमेंट पास करना है। दिस फंक्शन टेक्स द स्टैक कलर स्टैक, तो इस फंक्शन के अंदर आप कलर स्टैक को पास करेंगे एंड द न्यू रिकॉर्ड ए और न्यू रिकॉर्ड को पास करेंगे, ओके, न्यू कलर एज अ आर्ग्यूमेंट्स एंड पुशेस दिस न्यू रिकॉर्ड ऑन टू द स्टैक। ओके, तो आपको फर्स्ट जो आपका फंक्शन है वो पुश ऑपरेशन के लिए बनाना है। सेकंड आपका है पॉप फंक्शन, पॉप कलर, जिसके अंदर आप स्टैक को पास करेंगे। दिस फंक्शन पॉप्स द टॉप मोस्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टैक, ये फंक्शन क्या करेगा, स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा, ठीक है, एंड रिटर्न इट, और उसको रिटर्न कर देगा। अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। इफ द स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी, अगर स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, द फंक्शन शुड डिस्प्ले द मैसेज अंडरफ्लो, तो स्टैक अंडरफ्लो का मैसेज डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन है आपका इज एम्प्टी, जो चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। दिस फंक्शन चेक्स वेदर द स्टैक इज एम्प्टी, राइट, तो ये फंक्शन क्या चेक करेगा कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं। इफ द स्टैक इज एम्प्टी द फंक्शन शुड रिटर्न द ट्रू, अगर स्टैक एम्प्टी है तो इज एम्प्टी फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, ओके, नाउ हियर वी हैव द फर्स्ट फंक्शन। आपका फर्स्ट फंक्शन क्या था, पुश कलर, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स आप पास करोगे स्टैक को एंड न्यू कलर को, राइट, तो दिस इज आवर फंक्शन डेफ पुश कलर, एंड यहाँ पे आपने पास किया है स्टैक को एंड न्यू कलर को, सिंपल। और इसके अंदर फंक्शन के अंदर आपने दिया है स्टैक डॉट अपेंड, स्टैक के अंदर अपेंड हो जाएगा जो भी आप न्यू आर्ग्यूमेंट, न्यू उसके अंदर एलिमेंट पास कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टपल, राइट। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है आपका पॉप कलर फंक्शन, जिसके अंदर क्या करोगे आप स्टैक को पास करोगे। सी यहाँ पे आपने इसको डिफाइन किया है पॉप कलर फंक्शन, एंड आपने इसके अंदर स्टैक को पास किया है। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या चेक होगा, इफ इज एम्प्टी, अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो प्रिंट हो जाए अंडरफ्लो, अदरवाइज क्या हो जाए, जो उसका आपने टॉप मोस्ट एलिमेंट रिमूव किया है बाय यूजिंग द पॉप फंक्शन वो रिटर्न हो जाए, राइट। एक बार इसकी कोडिंग समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आपने स्टैक को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, दिस इज योर एम्प्टी स्टैक, राइट, एंड देन अब आप इसको चेक कर रहे हैं बाय यूजिंग द इज एम्प्टी फंक्शन कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। इसके अंदर देखो यहाँ पे आपने पास किया है स्टैक को, एंड देन यू विल गो इनसाइड, यहाँ पे देखो चेक हुआ है इफ लेंथ ऑफ द स्टैक इज इक्वल टू 0, अगर आपकी स्टैक की लेंथ 0 के इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, मीन्स स्टैक इज एम्प्टी, एल्स ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, राइट। ओके, तो नेक्स्ट आपका फंक्शन है पुश स्टैक फंक्शन, पुश कलर। ओके, तो यहाँ पे देखो आपने पास किया था स्टैक को एंड आपने पास किया था टपल को एज अ न्यू एलिमेंट, जो आपकी स्टैक में जाके अपेंड हो जाएगी। सेम आपने पॉप किया था, पॉप फंक्शन क्या करेगा, पहले इज एम्प्टी चेक करेगा, अगर एम्प्टी है तो प्रिंट हो जाएगा अंडरफ्लो, अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो अंडरफ्लो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट पॉप हो जाएगा, राइट। तो देखो ये फंक्शन वर्क कब करेंगे, जब आप इनको कॉल करोगे। तो आपने सबसे पहले पुश फंक्शन को कॉल किया है, पुश कलर को आपने कॉल किया है, जिसके अंदर आपने एम्प्टी स्टैक को पास किया है एंड आपने टपल को पास किया है, जो क्या बन जाएगा, स्टैक के साथ अपेंड होके स्टैक का एलिमेंट बन जाएगा। ओके, एंड देन अगेन आपने पुश फंक्शन को कॉल किया है, उसके अंदर आपने स्टैक को पास किया है एंड आपने नेक्स्ट टपल को पास किया है। तो अब स्टैक के अंदर दो टपल्स है, दिस टपल एंड दिस टपल, राइट। ओके, एंड देन आपने क्या किया है, पॉप फंक्शन को कॉल किया है। तो पॉप फंक्शन क्या करेगा, उस जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, टॉप मोस्ट एलिमेंट इसका रेड वाला है, इसको रिमूव कर देगा। देन अगेन आपने पॉप फंक्शन को कॉल किया है, तो ये येलो, जिसमें येलो है वो वाले एलिमेंट को और यू कैन से टपल को रिमूव कर देगा। एंड अगेन अगर आप पॉप को कॉल करते हो तो अंडरफ्लो आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज योर टपल इज, योर स्टैक इज एम्प्टी। ओके, तो इसकी कोड को समझते हैं। सबसे पहले देखो आपके पास स्टैक है जिसका नेम क्या है, कलर स्टैक, जो अभी क्या है, एम्प्टी है, राइट। आपको एक फंक्शन बताना था कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, उसके लिए आपने फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे डेफ इज एम्प्टी, और उसके अंदर आपने पास कर दिया कलर स्टैक को, राइट। कंडीशन क्या है, इफ लेंथ ऑफ द कलर स्टैक क्या है, इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाए, ये ट्रू रिटर्न कर दे, मीन्स आपका स्टैक एम्प्टी है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दे, मीन्स स्टैक एम्प्टी नहीं है, राइट। ओके, पुश फंक्शन आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, डेफ पुश कलर, उसके अंदर देखो आपने क्या क्या पास किया है, जो आपका स्टैक था उसको पास किया है, और जो आपको कलर उसके अंदर ऐड करना है उसको आपने यहाँ पे पास किया है। सिंपली आपने स्टैक के अंदर अपेंड कर दिया है, देखो अपेंड फंक्शन की हेल्प से न्यू कलर को,
फाइन। ऐसे ही पॉप आपने पॉप कलर फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है जिसके अंदर आपने कलर स्टैक को पास किया है, और देखो यहाँ इसके अंदर क्या कंडीशन चेक की गई है, इफ इज एम्प्टी, अगर आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है तो प्रिंट हो जाए अंडर फ्लो, एल्स क्या प्रिंट हो जाए, क्या रिटर्न हो जाए, टॉप एलिमेंट रिमूव होके रिटर्न हो जाए। ओके ये फंक्शंस आपने क्रिएट कर लिए। अब क्या करेंगे, हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले पुश फंक्शन को आपने कॉल किया, पुश कलर फंक्शन को कॉल किया, राइट। ओके अब देखो यहाँ पे आपने एक तो स्टैक को पास कर दिया, जो आपका स्टैक है एम्प्टी है, एंड देन आपने न्यू कलर को यहाँ पे पास कर दिया। न्यू कलर में आप देखो फर्स्ट जो था आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में था, बाकी आपके कोड की फॉर्म में थे, राइट। टपल है ये आपकी, ऐसे ही आपने पुश कर दिया, एक और टपल को यहाँ पे पुश कर दिया, ठीक है। तो जो आप ये कर रहे हो, ये जो आप डेटा है वो कहाँ चला जाएगा, वो पुश फंक्शन के अंदर चला जाएगा। एक तो कलर स्टैक और न्यू कलर किस फॉर्म में जाएगा, टपल की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। ओके फंक्शन कॉल कर रहे हो एज वेल एज आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे दो टपल को पास कर दिया, राइट, येलो एंड रेड। अब आप क्या करोगे, इनको पॉप भी करा दोगे। यहाँ पॉप फंक्शन को कॉल करके आपने इनको पॉप करा दिया, तो पहले आपकी फर्स्ट टपल पॉप हो जाएगी और डिस्प्ले हो जाएगी, एंड देन आपकी सेकंड टपल अगेन आपने पॉप करा दिया, आपकी पॉप होके डिस्प्ले हो जाएगी, सी दिस। ओके एंड अगेन अगर आप पॉप कराते हो तो क्या आ जाएगा, आपका अंडरफ्लो आ जाएगा, ठीक है। रन करेंगे प्रोग्राम को, ठीक है, रन मॉड्यूल। तो देखो आपकी ये फर्स्ट टपल पॉप होके आ गई है, देन आपकी सेकेंड टपल पॉप होके आ गई है, एंड देन आपका अंडरफ्लो आ गया है। ओके नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन। आपको पाइथन में ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन दिए गए हैं इनका कोड लिखना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है, पुश ट्रेल। ओके पुश ट्रेल फंक्शन में आपको पास करना है एन एंड माई स्टैक। तो ये क्या है, हियर एन एंड माई स्टैक आर लिस्ट, यहाँ पे एन और माई स्टैक लिस्ट है, एंड माई स्टैक रिप्रेजेंट्स द स्टैक। ओके तो एन तो एक लिस्ट है, माई स्टैक भी एक लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे माई स्टैक क्या है, एक स्टैक है। द फंक्शन शुड पुश द लास्ट 5 एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट एंड ऑन टू द स्टैक माई स्टैक। तो फंक्शन यहाँ पे आपको लिखना है जिसके अंदर लिस्ट के लास्ट 5 एलिमेंट पुश होंगे माई स्टैक के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ द लिस्ट एन इज दिस, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर लिस्ट के एलिमेंट्स ये हैं 1 2 3 4 5 6 7, देन द फंक्शन पुश ट्रेल शुड पुश द एलिमेंट 3 4 5 6 7 ऑन टू द स्टैक। तो फंक्शन पुश ट्रेल को 3 4 5 6 लास्ट के 5 एलिमेंट्स स्टैक के अंदर पुश करने हैं, इंसर्ट करने हैं। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द स्टैक विल बी दिस। तो स्टैक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 4 5 6 7। ओके एज्यूम डेट एन कंटेन्स एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स। तो आपको एज्यूम करना है कि एटलीस्ट एन के अंदर 5 एलिमेंट्स हो, नहीं तो क्या होगा, 5 एलिमेंट्स आप कहाँ से पुश करोगे। ओके नेक्स्ट फंक्शन आपको क्या बनाना है, पॉप 1 फंक्शन बनाना है जिसके अंदर आप माई स्टैक को पास करोगे। द फंक्शन शुड पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। ये फंक्शन क्या करेगा, स्टैक का एलिमेंट पॉप करेगा, मीन्स रिमूव करेगा और उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। इफ द स्टैक इज एम्प्टी देन द फंक्शन शुड डिस्प्ले द मैसेज स्टैक अंडरफ्लो। अगर स्टैक एम्प्टी है तो ये जो आपका फंक्शन है वो क्या डिस्प्ले कर देगा, स्टैक अंडरफ्लो एंड रिटर्न नन, और नन रिटर्न कर देगा। ओके नेक्स्ट फंक्शन क्या है, डिस्प्ले ऑल फंक्शन है, ओके जिसके अंदर आप माई स्टैक को पास करोगे। द फंक्शन शुड डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक माई स्टैक। ये क्या करेगा, स्टैक के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा देगा विदाउट डिलीटिंग देम। इफ द स्टैक इज एम्प्टी द फंक्शन शुड डिस्प्ले द मैसेज एम्प्टी स्टैक। और अगर स्टैक एम्प्टी है तो ये डिस्प्ले कर देगा एम्प्टी स्टैक। ओके लेट्स क्रिएट द फंक्शन वन बाय वन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, पुश ट्रेल फंक्शन है। ओके अब यहाँ पे देखो आपने डिफाइन किया डेफ पुश ट्रेल फंक्शन जिसके अंदर आपने लिस्ट को पास किया है एंड माई स्टैक को पास किया है, राइट। अब देखो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपने इस फंक्शन के अंदर क्या किया है, फॉर लूप का यूज किया है फॉर आइटम वेरिएबल इन एन। एन को देखो आपने क्या यहाँ पे जो दिया है -5 कॉलन। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है इट विल सिलेक्ट द लास्ट 5 एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट एन, राइट। ओके तो ये आइटम कहाँ इटरेट करेगा, लिस्ट के लास्ट 5 एलिमेंट को इटरेट करेगा 1 by 1, राइट। एंड देन आपका कंट्रोल इनसाइड द लूप जाएगा जहाँ पे आपने माई स्टैक के साथ जो स्टैक है उसके अंदर अपेंड करा दिया है आइटम्स को,
राइट तो यहाँ पे जो आइटम वेरिएबल है लिस्ट के लास्ट 5 एलिमेंट्स को इटरेट करेगा और वो एलिमेंट्स कहाँ अपेंड हो जाएंगे, माई स्टैक, आपके माई स्टैक के अंदर अपेंड हो जाएंगे। राइट तो आपने एक फंक्शन ये क्रिएट कर दिया, पोस्ट ट्रेल फंक्शन। ओके नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपका, पॉप वन फंक्शन। राइट आपने उसको डिफाइन किया है पॉप वन फंक्शन, जिसके अंदर पास किया है आपने माई स्टैक को। राइट अब देखो कंट्रोल विल गो इनसाइड द लूप। यहाँ पे आपने चेक किया है इफ लेंथ ऑफ द माई स्टैक इज इक्वल्स टू 0। अगर आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टैक अंडरफ्लो, और क्या रिटर्न हो जाएगा, नन। अदरवाइज क्या होगा, जो भी एलिमेंट रिमूव होगा फ्रॉम द टॉप वो रिटर्न हो जाएगा। राइट ओके एंड देन आपका लास्ट फंक्शन क्या था, आपको सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना था, जिसके लिए आपने फंक्शन क्रिएट किया है डिस्प्ले ऑल। ओके एंड इसमें आपने माई स्टैक को पास किया है। अगेन आपने यहाँ पे चेक किया है अगर माई स्टैक जो है वो 0 के इक्वल है, मींस वो एम्प्टी है, तो प्रिंट हो जाए एम्प्टी स्टैक। अदरवाइज क्या होगा, फॉर आइटम इन माई स्टैक, यहाँ पे अगेन इटरेट करेगा। इटरेशन के लिए आपने फॉर लूप का यूज किया है। आइटम वेरिएबल क्या करेगा, माई स्टैक के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 इटरेट करेगा एंड देन उनको प्रिंट करा देगा। फाइन लेट्स सी द कोड हेयर। तो आपका फर्स्ट क्या है, आपका पोस्ट ट्रेल फंक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया है, जिसके अंदर आपने लिस्ट को पास किया है और स्टैक को पास किया, यहाँ पे पास किया है। लिस्ट के लास्ट 5 एलिमेंट्स स्टैक के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। राइट इसकी कोडिंग मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट आपने पॉप वन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है। राइट वो क्या करेगा, एलिमेंट्स को रिमूव करेगा एंड रिटर्न करेगा। राइट एंड देन यहाँ पे आपने क्या किया है, लास्ट में आपने डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे बनाया है जो स्टैक के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा देगा। फाइन अब देखो लिस्ट यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, उसमें एलिमेंट्स मैंने दे दिए 1 2 3 4 5 6 7। माई स्टैक अभी आपका एम्प्टी है। ओके तो यहाँ पे देखो आपने फंक्शन पुश ट्रेल फंक्शन को कॉल कर दिया है, उसके अंदर आपने लिस्ट को पास कर दिया है। माई स्टैक एम्प्टी जो आपका माई स्टैक है उसको पास कर दिया है। लिस्ट के लास्ट 5 एलिमेंट्स माई स्टैक में जाके अपेंड हो जाएंगे। देन आपने क्या किया है, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। राइट यहाँ पे देखो आपने आपका पॉप वन फंक्शन यहाँ पे आपने कॉल किया है, जिससे क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स आप रिमूव कर रहे हो राइट वो भी यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिए हैं, पॉप्ड एलिमेंट्स भी प्रिंट हो जाएंगे। ओके सो वी विल और रिमूव होने के बाद भी अगेन एक बार आपने डिस्प्ले ऑल फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, तो अब पॉप होने के बाद वो डिस्प्ले कर देगा कि स्टैक में कितने एलिमेंट्स बचे हैं मीन्स। ठीक है तो इसको रन कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो देखो पहले आपके स्टैक में क्या थे, 3 4 5 6 7 लास्ट के जो एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स लिस्ट के, वो स्टैक के अंदर आ गए थे। फिर आपने 7 को पॉप किया। राइट आपने एक एलिमेंट को पॉप किया, फिर आपके पास कितने एलिमेंट्स रह गए, 3 4 5 6। ओके नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट ए, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके पास कोड है जिसका आउटपुट आपको प्रिडिक्ट करना है। तो हमारे पास फंक्शन है डेफ एग्जाम ऑन फंक्शन, जिसके अंदर माई स्ट्रिंग पैरामीटर को पास किया गया है एंड फंक्शन को कॉल किया गया है। देखो फंक्शन को कॉल करते टाइम जेनेक्स जो आर्ग्यूमेंट है उसको पास किया गया है। तो माई स्ट्रिंग के अंदर क्या आया, कौन सी वैल्यू है, जेनेक्स स्ट्रिंग है। राइट अब इसको 1 बाय 1 समझते हैं। ओके तो दिस इज योर फंक्शन एग्जाम ऑन। राइट उसके अंदर देखो 2 वेरिएबल्स लिए गए हैं, न्यू स्ट्रिंग जो क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग है न्यू स्ट्रिंग, एंड काउंट जिसकी वैल्यू क्या है 0। राइट अब आप क्या कर रहे हो, माई स्ट्रिंग को इटरेट कर रहे हो बाय यूजिंग द फॉर लूप फॉर आई इन माई स्ट्रिंग। माई स्ट्रिंग के अंदर कौन सी वैल्यू है, जेनेक्स वैल्यू है। राइट तो जो आपका आई वेरिएबल है वो सबसे पहले जी को एक्सेस करेगा, फिर ई को सबसे पहले जी को एक्सेस करेगा, फिर वो ई को एक्सेस करेगा, फिर वो एन को एक्सेस करेगा, देन उसके बाद एक्स को एक्सेस करेगा। राइट ओके तो फर्स्ट इटरेशन में वो जी को एक्सेस करेगा। अब देखो इनसाइड द लूप जाते हैं। इफ काउंट मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, अगर काउंट डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जो आपका न्यू स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें आपने यहाँ पे दिया है न्यू स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग काउंट -1 आ जाएगा। ठीक है अभी न्यू स्ट्रिंग क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, न्यू स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग काउंट -1 आ जाएगा एल्स। और अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या आ जाएगा, न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग प्लस आई डॉट लोअर। तो जो भी आई है जैसे जी है वो लोअर लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट एंड देन आप यहाँ पे काउंट को प्लस करा रहे हैं। ठीक है काउंट को इंक्रीमेंट यहाँ पे कर रहे हैं आप। राइट तो देखो मैं इसको समझाती हूँ। देखो फर्स्ट इटरेशन होगा, अभी आई के पास क्या है, जी है। राइट काउंट की वैल्यू क्या है 0।
ओके, 0 मॉड्यूलस 2 क्या आएगा, आपका रिजल्ट 0 आएगा, राइट और अगर 0 आएगा तो क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट करेगा, तो आई डॉट लोअर हो जाएगा, तो आपका जो कैपिटल जी था वो स्मॉल जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब नाउ सेकंड इटरेशन, अब काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, +1 हो चुकी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सेकंड इटरेशन में क्या है, आई के पास ई है, राइट, काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो 1 मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 1 आया है, राइट तो आपका क्या होगा, इफ की जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, स्ट्रिंग काउंट -1, ठीक है, ओके, काउंट की वैल्यू 1 है, काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है और -1, राइट, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग काउंट -1, तो यहाँ पे देखो 0 ही आ जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में, राइट तो यहाँ पे देखो जी के साथ यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन ये क्या है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है, राइट। नाउ आपका थर्ड इटरेशन में n एक्सेस करेगा i, ओके, काउंट की वैल्यू अब 2 हो गई है, अब 2 मॉड्यूलस 2 0 आ जाएगा, अगेन देखो n ऑलरेडी क्या है, आपका लोअर लेटर है, तो यहाँ पे देखो GON, n सिंपली क्या हो जाएगा, इसमें ज्वाइन हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट इटरेशन होगा फोर्थ इटरेशन, राइट, फोर्थ इटरेशन में क्या होगा, लास्ट जो आपका लेटर है वो एक्सेस होगा x, राइट, अब काउंट की वैल्यू 3 हो गई है, एंड 3 मॉड्यूलस 2 आपका रिजल्ट आएगा 1 आया है, तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, न्यू स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा स्ट्रिंग काउंट -1, तो काउंट की वैल्यू अभी 3 है, -1, तो स्ट्रिंग में क्या ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है, जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें 2 ऐड हो जाएगा, G 0 and 2 इतना हो गया आपका। अब देखो इतना पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट, इतना पार्ट आपका जो फंक्शन का है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट आपने क्या किया है, नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्लस माई स्ट्रिंग एंड दिस। माई स्ट्रिंग में क्या किया है आपने, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, 1 तक, राइट तो आपका पहले तो ये आ गया था रिजल्ट, ये आपका आ गया था रिजल्ट G 0 and 2, राइट अब देखो, अब यहाँ पे जो आपका स्ट्रिंग का स्टार्टिंग से G से स्टार्ट होगा, G एंड E 2 लेटर्स आ जाएंगे इस स्टेटमेंट से, जो स्टार्टिंग के देखो GE 2 लेटर्स आ जाएंगे, फाइन, एंड आपने क्या किया है, इन दोनों को ऐड कर दिया है, जो आपकी न्यू स्ट्रिंग आई थी एंड माई स्ट्रिंग, इन दोनों को ऐड कर दिया है, एंड देन आपने इनको प्रिंट करा दिया है। तो देखो आपकी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा G 0 and 2 कैपिटल G E, दिस इज योर रिजल्ट, ओके, दिस इज योर आउटपुट, ओके। Now we have next question, write the output on execution of the following Python code। तो आपको बताना है कि इस Python कोड के एग्जीक्यूशन पे क्या आउटपुट आएगा, राइट तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, डिफाइन किया गया है डेफ चेंज, राइट और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट को पास किया गया है x, राइट ओके। नाउ वी विल गो आउटसाइड द फंक्शन बॉडी, तो फंक्शन की बॉडी के बाहर डिक्शनरी यहाँ पे डिफाइन की गई है, उसके की वैल्यू पेयर्स हैं 1 2 and 3, ओके L1 आपकी एक एम्प्टी लिस्ट है, L2 भी आपकी एक एम्प्टी लिस्ट है, एंड देन आपने चेंज फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया एंड डिक्शनरी को पास कर दिया। डिक्शनरी कहाँ चली जाएगी, x वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, ओके। नाउ द फंक्शन विल एग्जीक्यूट। अब देखो यहाँ पे 4 वेरिएबल का यूज किया गया है, 4 k and v in x डॉट आइटम्स। तो x डॉट आइटम्स क्या करेगा, जो डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर्स हैं उनको रिटर्न करेगा, राइट तो जो की है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, के अंदर, एंड वैल्यूज v के अंदर, v वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी इटरेशन में। फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट की वैल्यू पेयर एक्सेस होगा, राइट उसको आपने क्या किया, लिस्ट में पास करा दिया, यहाँ पे अपेंड करा दिया, L1 में आपने की को अपेंड करा दिया है एंड L2 लिस्ट के अंदर आपने वैल्यू को अपेंड करा दिया है, राइट तो आपके जितने भी है 1 2 3 ये तीनों के तीनों की वैल्यू पेयर्स इटरेट हो जाएंगे। इटरेट होने के बाद यहाँ पे आपने क्या किया, प्रिंट करा दिया है L1 को, L2 को, एंड अगेन आपने डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया है। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आपने देखो L1 को प्रिंट कराया है, तो आपकी सारी कीज यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं, देन आपने L2 को प्रिंट कराया है, आपकी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं, देन आपने डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया। सो दिस इज योर आउटपुट, ओके।
Now we will start with section D of the question paper. Question number 32. Suman has created a table named worker with a set of records to maintain the data of the construction site. सुमन ने एक टेबल क्रिएट की है, वर्कर नेम की टेबल क्रिएट की है जिसमें उसने कंस्ट्रक्शन साइट्स के रिकॉर्ड को स्टोर कराया है. राइट, विच कंसिस्ट, और टेबल की कौन कौन से फील्ड है? वर्कर आईडी, वर्कर नेम, वेज, आवर्स, टाइप एंड साइट आईडी. आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल शी एंटर डेटा इन इट. टेबल क्रिएट करने के बाद सुमन ने टेबल में डेटा को एंटर किया है विच इज एज फॉलोज. तो आपको टेबल दी गई है विद द अलॉन्ग विद द डेटा. राइट, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको डेटा के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स देने हैं. राइट, so here we will answer the following queries. तो first query क्या है? display names and wages of the worker whose wages are between 800 and 1500. आपको उन वर्कर के names and wages display कराने हैं जिनके wages 800 से लेकर 1500 तक हैं. ठीक है, और यहाँ पे 800 and 1500 भी इंक्लूसिव है, वो भी आएंगे, वो भी इंक्लूड होंगे आपकी क्वेरी में. तो आप इसके लिए क्या कमांड लिखेंगे? सिलेक्ट डब्ल्यू नेम. डब्ल्यू नेम है आपका वर्कर नेम एंड वेज फ्रॉम द वर्कर where wage between 800 and 1500. राइट, जहां पे वेज क्या है? 800 and 1500 के बिटवीन है. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेरी. डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ वर्कर्स whose site ID is not known. आपको उन वर्कर्स के रिकॉर्ड के लिए क्वेरी लिखनी है जिनकी साइट आईडी आपको नहीं पता. राइट, तो क्वेरी क्या है, कमांड क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर्स वेयर साइट आईडी इज नल. तो ये उन सारे वर्कर्स की आईडी को डिस्प्ले करा देगा. ओके, उन सारे वर्कर्स के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा देगा जहां पे साइट आईडी क्या है? नल है, नॉट नोन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्प्ले वर्कर नेम, वेज एंड आवर्स ऑफ द वर्कर हुज टाइप इज स्किल्ड. राइट, आपको उन वर्कर्स के नेम, वेज एंड आवर्स डिस्प्ले कराने हैं जिनका टाइप क्या है? स्किल्ड. तो इसके लिए आप कमांड लिखेंगे सिलेक्ट डब्ल्यू नेम, वेज, आवर्स फ्रॉम वर्कर वेयर टाइप इक्वल्स टू स्किल्ड. राइट, ओके. नेक्स्ट, चेंज द वेज टू 1200 फॉर वर्कर्स हुज टाइप इज सेमी स्किल्ड. आपको वेज को चेंज करना है, कितना करना है? 1200 करना है जहां पे वर्कर्स का टाइप क्या है? सेमी स्किल्ड. तो इसके लिए आप क्या कमांड लिखेंगे? अपडेट वर्कर. राइट, सेट, यहाँ पे अपडेट क्या, वर्कर क्या है? टेबल का नेम. सेट वेज इक्वल्स टू 1200. राइट, वेज सेट हो जाए कितना? 1200 वेयर टाइप इक्वल्स टू सेमी स्किल्ड, जहां पे टाइप क्या है? सेमी स्किल्ड है. ओके, considering the table worker, write the output on the execution of the following SQL commands. तो आपके पास सेम टेबल है, वर्कर टेबल. राइट, तो आपको बताना है जो SQL commands दिए गए हैं उनका आउटपुट क्या होगा. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट SQL command. Select W name, wage into hours from worker where site id equals to 103. ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आपका डब्ल्यू नेम कॉलम एंड वेज इंटू आवर्स कॉलम आपका मल्टीप्लाई होके आएगा जहां पे साइट आईडी क्या है? 103 है. ओके, तो यहाँ पे देखो अहमद जे में आपकी जो आपका वर्कर है उसकी आईडी, साइट आईडी 103 है एंड आपका एनजू एस, इसकी साइट आईडी भी 103 है. तो इन दोनों के रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे अलॉन्ग विद द नेम. क्या क्या आएगा? आपका वर्कर नेम एंड मल्टीप्लीकेशन होके आपका कॉलम आएगा वेज इनटू आवर्स का. ठीक है, तो देखो आपका रिजल्ट आएगा दिस नेम एंड द आफ्टर मल्टीप्लीकेशन द कॉलम. ठीक है, जहां पे क्या है? वेज, अहमद जे के वेज इनटू आवर्स का मल्टीप्लीकेशन आ गया आपके पास. ओके, एंड आपका अंजू एस का आ गया. ओके, अब नेक्स्ट क्वेरी क्या है आपका? सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम द वर्कर्स. तो टाइप, डिस्टिंक्ट टाइप मीन्स ये डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट नहीं करेगा. तो एक बार आपका अनस्किल्ड आ गया है. ओके, एक बार आपका स्किल्ड आ गया है. अगेन अनस्किल्ड काउंट नहीं होगा, सेमी स्किल्ड आ गया है. ओके, अगेन स्किल्ड काउंट नहीं होगा. तो ये क्या काउंट में रिजल्ट क्या आएगा? 1, 2 एंड 3. सो योर आउटपुट इज 3. ओके, नेक्स्ट क्वेरी. सिलेक्ट मैक्स वेज एंड मिन वेज टाइप फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय टाइप. ओके, तो आपको मैक्सिमम वेज बताना है और मिनिमम वेज बताना है एंड टाइप को भी डिस्प्ले कराना है वर्कर टेबल से और यहाँ पे ग्रुपिंग क्या करनी है? बाय द टाइप. ओके, तो देखो आप पहले टाइप की ग्रुपिंग करोगे तो अनस्किल्ड एक साथ आ जाएंगे. तो अनस्किल्ड में मैक्सिमम देखो ये वाला है 1500.
ओके आपका 1500 वेज डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। एंड आपके स्किल्ड में देखो, स्किल्ड की ग्रुपिंग होगी, स्किल्ड में ग्रुपिंग करने के बाद आपका एक है 520, एक है 1200, तो मैक्सिमम में आपका 1200 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका सेमी स्किल्ड में क्या है आपका ये देखो आपका एक है 560, सेमी स्किल्ड एक ही है तो आपका 560 आ जाएगा, राइट। एंड मिनिमम वेजेस में क्या होगा, मिनिमम वेजेस भी ग्रुपिंग करके देखेंगे तो अनस्किल्ड में आपका मिनिमम आ रहा है 780, ओके दिस इज योर 780, और स्किल्ड में आपका आ रहा है यहाँ पे 520 एंड सेमी स्किल्ड का एक ही रिकॉर्ड है 560, एंड देन आपने इसका टाइप प्रिंट करा दिया है, ओके। और ग्रुपिंग किसके साथ हुई थी, कौन से कॉलम के साथ हुई थी, टाइप के साथ हुई थी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेरी, सिलेक्ट डब्ल्यू नेम साइट आईडी फ्रॉम वर्कर वेयर टाइप इक्वल्स टू अनस्किल्ड। आपको वर्कर नेम डिस्प्ले कराना है, साइट आईडी डिस्प्ले कराना है वर्कर का जहां पे टाइप क्या है, अनस्किल्ड है। तो अनस्किल्ड एक तो अहमद जे का है, ओके अहमद जे का नेम डिस्प्ले हो जाएगा, साइट आईडी डिस्प्ले हो जाएगी, और अनस्किल्ड एक जैकब बी का है, तो जैकब के केस में भी आपका क्या हो जाएगा, नेम डिस्प्ले हो जाएगा और साइट आईडी डिस्प्ले हो जाएगी, ओके। सो दिस इज योर आंसर। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, a CSV file p_record.csv contains the records of the patients in a hospital। तो आपके पास एक CSV फाइल है p record नेम से जिसके अंदर पेशेंट्स के रिकॉर्ड हैं, ओके। ईच रिकॉर्ड ऑफ द फाइल कंटेन्स द फॉलोइंग डेटा। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स के अंदर जो डेटा है वो क्या है, नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नेम, डिजीज का नेम, नंबर ऑफ द डेज पेशेंट इज एडमिटेड, कितने दिन के लिए पेशेंट एडमिट हुआ है, एंड द अमाउंट, और पेशेंट ने कितना अमाउंट पे किया है। फॉर एग्जाम्पल अ सैम्पल रिकॉर्ड ऑफ द फाइल में भी, तो यहाँ पे सैंपल दिया गया है डेटा का, नेम ऑफ द पेशेंट, ओके डिजीज, नंबर ऑफ द डेज पेशेंट इज एडमिटेड एंड द अमाउंट, राइट। नाउ राइट द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड ऑपरेशंस ऑन द फाइल। तो आपको पाइथन फंक्शंस यहाँ पे लिखने हैं जो कि फाइल के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट क्या है आपका, राइट अ फंक्शन रीड डेटा। आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है रीड डेटा नेम से, विच रीड्स ऑल द डेटा फ्रॉम द फाइल, जो फाइल का पूरा डेटा रीड करेगा, एंड डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द कैंसर पेशेंट, और जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराएगा। नेक्स्ट फंक्शन आपको क्या लिखना है, राइट अ फंक्शन काउंट रिकॉर्ड, ओके विच काउंट्स एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फाइल। जो फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको काउंट करके डिस्प्ले कराएगा, ओके। So we will create our first function here, function to read data and display cancer patients record। ठीक है, आपको फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है जो फाइल के डेटा को रीड करेगा और कैंसर पेशेंट के रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराएगा, राइट। तो सबसे पहले आप CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, राइट, और उसके बाद देखो आपने क्या किया है, रीड डेटा फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया है, राइट। व्हेन वी विल गो इनसाइड द फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर आपने p रिकॉर्ड फाइल को ओपन किया है इन रीड मोड में आपने फाइल को ओपन किया है, तो आपका जो फाइल है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, फाइल वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, डेटा इक्वल्स टू CSV डॉट रीडर, और रीडर फंक्शन में आपने CSV मॉड्यूल के रीडर फंक्शन में आपने फाइल को, जो फाइल आपने रीड कराई थी उसको इसमें पास कर दिया है। अब देखो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, इट रीड्स द फाइल एज CSV फॉर्मेट। अब आप CSV फॉर्मेट में फाइल, जो रीडर फंक्शन है CSV फॉर्मेट में फाइल को करेगा। ईच रो बिकम्स अ लिस्ट, जो फाइल की रोज है वो लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे देखो एग्जांपल दिया है, अगर आपके पास रो है अमित कैंसल, ओके नंबर ऑफ डेज 5 एंड 20,000 उसने पे किया है, तो ये लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिस्ट का जो डेटा है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, डेटा वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। फाइन, अब आपको क्या करना है, इसको एक्सेस करना है, तो आप लूप का यहाँ पे यूज करोगे, फॉर लूप का यूज किया है फॉर रॉ इन डेटा। अब रॉ जो आपका वेरिएबल है वो क्या करेगा, जो लाइन बाय लाइन जो फाइल का डेटा है उसको अब यहाँ पे वो वर्ड बाय वर्ड रीड करेगा, क्योंकि जो डेटा है वो CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो ये पहले फर्स्ट वर्ड को रीड करेगा, देन सेकेंड पर्टिकुलर लाइन के, जैसे फर्स्ट लाइन के जितने भी एलिमेंट्स हैं लिस्ट की फॉर्म में उनको रीड करेगा, फिर सेकेंड लाइन के, फिर थर्ड लाइन के, एंड सो ऑन। ओके, तो जो यहाँ पे रॉ वेरिएबल है वो डेटा, जो यहाँ पे आपका डेटा है, फाइल का जो डेटा है किस फॉर्म में, आपके लिस्ट की फॉर्म में। तो फर्स्ट
रो के फर्स्ट एलिमेंट को रीड करेगा एंड देन कंट्रोल आपका जाएगा इनसाइड। अब ये चेक करेगा इफ रो 1 डॉट लोअर इक्वल्स टू कैंसर। तो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, ये रो 1 मतलब जो आपका सेकंड कॉलम है, डिजीज वाला कॉलम है, ओके। डॉट लोअर इसने इसलिए लिया है कि जो भी उसके अंदर कैंसर किसी भी फॉर्म में लिखा है, चाहे वो कैपिटल में, चाहे वो स्मॉल में, चाहे वो कैपिटल स्मॉल दोनों में, राइट, वो उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। तो आपका जो क्या है सेकंड कॉलम है, अगर वो किसके इक्वल है, कैंसर के इक्वल है, क्योंकि डिजीज वाला जो कॉलम है वो सेकंड कॉलम है आपका, ओके। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर ये सिचुएशन करेक्ट है, अगर ये कंडीशन करेक्ट है तो प्रिंट हो जाए नेम। अब जो नेम कॉलम है वो आपका फर्स्ट है, तो आपका फर्स्ट कॉलम प्रिंट हो जाए, आपका सेकंड कॉलम प्रिंट हो जाए, थर्ड एंड आपका फोर्थ कॉलम प्रिंट हो जाए। एंड आपने फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे दे दिया डैश डैश, जो 30 टाइम प्रिंट होगा, फाइन। नाउ वी विल क्रिएट द नेक्स्ट फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फाइल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है काउंट रिकॉर्ड, राइट, उसमें एक वेरिएबल लिया है काउंट जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 0, ओके। आपने ओपन फंक्शन की हेल्प से पी रिकॉर्ड डॉट CSV फाइल को ओपन किया है रीड मोड में, और आपका डेटा कहाँ जाके रीड होके कहाँ जाके स्टोर होगा, फाइल वेरिएबल में, राइट। आपने क्या किया है, फाइल को कन्वर्ट कर दिया है CSV फॉर्मेट में बाय यूजिंग द CSV डॉट रीडर फंक्शन, ओके। CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद आपका डेटा वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया है। एंड अब आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो आपने यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया है फॉर रो इन डेटा, राइट। तो ये जो आपका रो वेरिएबल है 1 रो एट अ टाइम काउंट करेगा, ओके। और यहाँ पे काउंट वेरिएबल में प्लस करता जाएगा, राइट। तो पहले फर्स्ट रो काउंट की 1 हो गया, देन सेकेंड रो काउंट की 1 + 1 2 हो गया, लाइक दिस, और एंड में ये रिटर्न कर देगा काउंट को, ठीक है। अब आपने दोनों फंक्शन क्रिएट कर दिए, अब आपका क्या काम है, दोनों फंक्शन को कॉल करना। आप कॉल करोगे, पहले आप रीड डेटा फंक्शन को कॉल कर लोगे, फिर आप काउंट रिकॉर्ड को कॉल भी कर लोगे, एज वेल एज उसको एक साथ प्रिंट भी करा दोगे। लेट्स सी द कोड ऑफ दिस फंक्शन। देखो यहाँ पे आपने इंपोर्ट CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, देन आपने रीड डेटा फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर आपने पी रिकॉर्ड डॉट CSV फाइल को रीड कराया है, एंड डेटा को रीड कराने के बाद आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के जहाँ पे कॉलम कैंसर है उसका डेटा डिस्प्ले हो जाए, डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। फिर आपने देखो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन बनाया था, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, सी फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, जहाँ पे आपने क्या किया था, रिकॉर्ड्स को काउंट किया था, एंड इन द एंड आपने कॉल किया था फंक्शंस को, ओके। सो हियर आई एम गोइंग टू रन माय प्रोग्राम, ओके। तो देखो आपके पास डेटा आ गया, नेम अमित, डिजीज कैंसर, एडमिटेड फॉर 5 days एंड अमाउंट 12,000, ठीक है। ऐसे नेम करण, आपका डिजीज कैंसर आ गया, और एडमिटेड फॉर 7 days एंड अमाउंट 20,000, एंड टोटल रिकॉर्ड्स 5 है। तो मैं आपको टेक्स्ट फाइल यहाँ पे दिखा देती हूँ, टेक्स्ट फाइल कौन सी है, ओके। तो देखो पी रिकॉर्ड नेम से मेरी टेक्स्ट फाइल है, दिस इज माई टेक्स्ट फाइल, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ, देखो दिस इज माई फाइल, ओके। तो इसमें से जो कैंसर वाले रिकॉर्ड्स थे, अमित का कैंसर वाला रिकॉर्ड एंड आपका करण का कैंसर वाला रिकॉर्ड, ये डिस्प्ले हो गया है आपका, ठीक है। Now we have question number 34. Assume that you are working in the IT department of a creative art gallery. आप creative art gallery के IT department में work करते हैं, which sells different forms of the art creations like paintings, sculptures, etc. वो जो आपका department है वो different types के art creations को sell out करता है, like paintings हो गई, आपके sculptures हो गए. The data of the art creation and artists are kept in the table articles and artists respectively. तो आर्ट क्रिएशन एंड आर्टिस्ट का डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया गया है, आर्टिकल्स टेबल एंड आर्टिस्ट टेबल में, फॉलोइंग द फ्यू रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 टेबल्स। तो आपके यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स दिए गए हैं दोनों टेबल्स के, ठीक है। दिस इज योर आर्टिकल्स टेबल एंड दिस इज योर आर्टिस्ट टेबल। अब नोट क्या दिया गया, द टेबल कंटेन्स मैनी मोर रिकॉर्ड देन shown here, okay, and DOC is the date of creation. तो DOC जो यहाँ पे कॉलम है उसका मीनिंग है डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ एन आर्टिकल, राइट। नाउ
एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कैग यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। तो आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें, कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके लिए आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्या है, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द आर्टिकल्स टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइस, राइट। तो आप इसके लिए क्या कमांड लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या है, टेबल का नेम, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय आपको किससे करना है, प्राइस से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, और इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, तो आप अरेंज करेंगे प्राइस कॉलम के साथ, ओके, किस फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर बाय प्राइस, DESC। Now next query, display details of the articles created in the year 2020। तो आपको उन आर्टिकल्स की डिटेल को डिस्प्ले कराना है जो 2020 ईयर में, 2020 ईयर में क्रिएट किए गए हैं। तो इसके लिए आप क्या क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द आर्टिकल्स, ओके, वेयर ईयर, ईयर में आप डिस्प्ले करेंगे DOC, ठीक है, DOC कॉलम को आप डिस्प्ले करेंगे वेयर DOC इक्वल्स टू 2020, जहां पे डेट ऑफ क्रिएशन क्या है, 2020 है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टिस्ट टेबल, आपको स्ट्रक्चर डिस्प्ले कराना है, सिंपल आप DESC कमांड लेंगे एंड टेबल का नेम DESC आर्टिस्ट, राइट। The next question, name of the artist whose article is painting using equijoin। आपको उन आर्टिस्ट के नेम डिस्प्ले कराने हैं जिनके आर्टिकल्स क्या है, पेंटिंग्स हैं, ओके। अब यहाँ पे आप दोनों टेबल को ज्वाइन करके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराओगे, और यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, इक्विजॉइन का यूज करोगे। तो यहाँ पे देखो आप क्या कमांड लिखोगे, सिलेक्ट आर्टिस्ट डॉट नेम, आर्टिस्ट टेबल से आपने नेम लिया है, एंड ओके आपने देखो आर्टिस्ट टेबल से, आपकी आर्टिस्ट टेबल है उसका नेम कॉलम लिया है, ओके, फ्रॉम आर्टिस्ट एंड आर्टिकल्स, क्योंकि दोनों आप टेबल को कंसीडर करें, वेयर आर्टिस्ट ए कोड, जहां पे आर्टिस्ट का ए कोड किसके इक्वल है, आर्टिकल के ए कोड के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों की पेयरिंग हो रही है, जहां पे आर्टिस्ट का ए कोड एंड आर्टिकल का ए कोड इक्वल है, वहां पे आपको क्या डिस्प्ले कराना है, आर्टिस्ट का नेम, ठीक है, एंड आर्टिकल्स डॉट आर्टिकल्स, ठीक है, और आपका जो आर्टिकल्स टेबल है उसका आर्टिकल क्या है, पेंटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर्टिस्ट का नेम प्रिंट कराना है, राइट, जहाँ पे आर्टिकल क्या है, पेंटिंग है। तो दिस इज, और क्या यूज करना है, इक्विजॉइन को यूज करना है। सो दिस इज योर क्वेरी, ओके। Now next, names of the artist whose article is painting using natural join। उन आर्टिस्ट का नेम आपको प्रिंट कराना है जिनका आर्टिकल पेंटिंग है, और यहाँ पे आप नेचुरल ज्वाइन का यूज करोगे। तो आपने यहाँ पे देखो सिलेक्ट नेम फ्रॉम द आर्टिस्ट, आपने आर्टिस्ट से, आर्टिस्ट टेबल से आपने नेम सिलेक्ट किया है, नेचुरल ज्वाइन आर्टिकल्स किसके साथ आपने नेचुरल ज्वाइन किया है, आर्टिकल्स टेबल के साथ, ओके, वेयर आर्टिकल क्या है आपका, पेंटिंग है, राइट। Now we have question number 35. A table named theater in SNEMA database has the following structure। SNEMA database में theater name से table है जिसका structure आपको दिया गया है, theater ID care, name, city, location and seats, right। Write a function delete theater to input the value of the THID theater ID from the user and permanently delete the corresponding record from the table। तो यहाँ पे आपको Python MySQL connectivity करनी है, और Python में एक function बनाना है delete theater, जो क्या करेगा, टेबल के थिएटर आईडी, जो आपका डेटा है, थिएटर आईडी, जो भी आप थिएटर आईडी स्पेसिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। एज्यूम द फॉलोइंग फॉर पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, और यहाँ पे देखो कुछ आपको दिया गया है, होस्ट आपका लोकल होस्ट है, यूजर आपका रूट है, एंड पासवर्ड आपका EX 2025 है, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड कोड हेयर, ओके। फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, तो आप MySQL डॉट कनेक्टर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे जो पाइथन को कनेक्ट करेगी MySQL डेटाबेस से, राइट। उसके बाद आपने यहाँ पे देखो डेफ डिलीट थिएटर फंक्शन को डिफाइन किया है, और आपने कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर किया है। ट्राई ब्लॉक इसलिए यूज किया है कि अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो ट्राई ब्लॉक उसको कैच कर सके, और ट्राई ब्लॉक उसको हैंडल कर सके और उसको कैच के पास डिलीवर कर सके, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो कौन इक्वल्स टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट फंक्शन में आपने पैरामीटर्स पास किए हैं, होस्ट, ठीक है, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस, राइट। तो होस्ट क्या है आपका, वेयर डेटाबेस इज लोकेटेड, जहां पे आपका डेटाबेस लोकेट करता है, दिस इज योर होस्ट, ओके, दिस इज योर होस्ट, लोकल होस्ट, एंड यूजर जो आपका डेटाबेस का यूजर नेम है MySQL का,
राइट, दिस इज योर MySQL पासवर्ड एंड ये आपका डेटाबेस का नेम है जिसके साथ आपको कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है। तो MySQL डॉट कनेक्टर लाइब्रेरी का कनेक्ट फंक्शन क्या करेगा, कनेक्शन क्रिएट करेगा। ओके, एंड वो कनेक्शन कहाँ पे जाके स्टोर होगा, कौन में जाके स्टोर होगा, कौन को क्या आप क्या बोलोगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल यूज द कॉन ऑब्जेक्ट टू क्रिएट द कर्सर ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कॉन डॉट कर्सर फंक्शन, राइट। ये क्या क्रिएट करेगा, ये कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। कर्सर ऑब्जेक्ट हेल्प करेगा एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए, राइट। आपने नेक्स्ट क्या दिया है, प्रॉम्प्ट दे दिया है THID इक्वल्स टू इनपुट एंटर थिएटर ID टू डिलीट। ये आपका स्क्रीन पर आएगा, एंटर थिएटर ID टू डिलीट एंड यूजर ID को एंटर कराएगा। यूजर जिस भी ID को एंटर कराएगा वो कहाँ पे जाके स्टोर जाएगी, THID वेरिएबल में। ओके, अब देखो आपने क्वेरी दी है, डिलीट फ्रॉम द थिएटर वेयर THID इक्वल्स टू दिस, राइट। ये आपकी क्वेरी है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, आपने कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज किया है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में आपने क्या दी है, क्वेरी दी है जो आपकी क्वेरी है, एंड जो यूजर ने यूजर ने आपकी ID एंटर कराई है, तो जो THID एंटर हुई है वो कहाँ चली जाएगी, क्वेरी के अंदर, डिलीट फ्रॉम थिएटर वेयर ID इक्वल्स टू दिस, राइट। ओके, एंड ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, इफ कर्सर डॉट रो काउंट इक्वल्स टू 0। अगर आपका रो काउंट क्या है, इक्वल्स टू 0 है, मतलब आपकी फाइल में रिकॉर्ड ही नहीं है, तो प्रिंट हो जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, एल्स प्रिंट हो जाएगा डिलीटेड सक्सेसफुली। नहीं तो क्या प्रिंट हो जाएगा कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। फाइन। ओके, नेक्स्ट आपका है स्टेटमेंट कॉन डॉट कमिट, मीन्स आपका जो आपने जो भी चेंज किया है वो परमानेंट हो गया है। ओके, अगर आप कमिट का यूज नहीं करोगे तो वो चेंज आपका परमानेंट नहीं होगा। फाइन, देन आपने एक्सेप्ट ब्लॉक दिया है, एक्सेप्शन एज ई। अगर कोई भी एरर आती तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आती और आपका एरर डिस्प्ले हो जाता। ठीक है, एंड फाइनली में जो भी स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे आपने कनेक्शन डॉट क्लोज दिया है, तो आपका कनेक्शन क्लोज हो गया है। आपका पाइथन एंड MySQL का जो कनेक्शन क्रिएट हुआ था वो क्लोज हो गया है। ठीक है, अब देखो फंक्शन कॉल किए, फंक्शन कॉल होने पर ही ये पूरा का पूरा जितना भी फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसको अगर सिंपल तरीके से समझेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट किया, डेटाबेस से कनेक्शन बनाया, यूजर फॉर थिएटर ID, यूजर से थिएटर ID को मांगा। ओके, और वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, आपको शो कर दिया जो भी रिजल्ट आया। ठीक है, जो भी चेंजेस हुए उनको कमिट कर दिया, उनको परमानेंट कर दिया, एंड कनेक्शन को क्लोज कर दिया। फाइन, लेट्स सी द कोड। तो यहाँ पे मैंने MySQL ओपन किया है, उसमें यूज सिनेमा मेरा क्या है, डेटाबेस, राइट। उसमें टेबल थी आपकी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम थिएटर, राइट। दिस इज योर थिएटर टेबल, राइट। और इसके अंदर देखो थिएटर ID दिया गया है जो आपको डिलीट करना है। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं एंड अपना आइडल खोल लेते हैं, आइडल। सो दिस इज माय कोड जो मैंने अभी आपको समझाया है। इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, आपने MySQL डॉट कनेक्टर लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। ओके, आपने डिलीट थिएटर फंक्शन के अंदर पहले कनेक्शन क्रिएट किया है, दिस इज योर कनेक्शन, राइट। एंड देन आपने कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया है। फाइन, एंड देन आपने यहाँ पे डिस्प्ले कराया है कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, रन। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा थिएटर ID डिलीट करना है। मैंने यहाँ पे कर दिया T1004। ठीक है, 1004 को मैंने डिलीट कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, डिलीटेड सक्सेसफुली। फाइन, तो अब मैं जाके MySQL में देखती हूँ, दिस इज MySQL। तो देखो पहले तो T1004 आ रहा था, अगर मैं फिर से करती हूँ यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम थिएटर, तो सी आपका जो रिकॉर्ड था T1004 वो डिलीट हो चुका है। ओके,
Now we have section E of the question paper. Question number 36. A file passengers.dat stores the records of the passengers using the following structure. तो आपके पास एक बाइनरी फाइल है passengers जिसमें आपने लिस्ट के फॉर्म में रिकॉर्ड्स को स्टोर किया है. ओके, वेयर PNR stands for पैसेंजर नंबर. ओके, ये किस फॉर्म में है? स्ट्रिंग टाइप है, इसमें आप स्ट्रिंग में देंगे. P नेम आपका पैसेंजर नेम है, वो भी स्ट्रिंग टाइप है, राइट. देन आपका ये है बोर्डिंग स्टेशन नेम. Okay, and then destination station name and fare amount for the journey. Write user defined functions in Python for the following task. तो आपको Python में user defined functions create करने हैं. Okay, first function आपका है create function to input data for passengers and write it in the binary file passengers.dat. right. तो आपको क्या करना है? create function create करना है, बनाना है, जो passengers के डेटा को इनपुट करेगा और उसको बाइनरी फाइल में स्टोर करेगा. ओके, नेक्स्ट है आपका सर्च डेस्टिनेशन टू रीड कंटेंट्स फ्रॉम द फाइल पैसेंजर्स. ओके, जो पैसेंजर्स डॉट डेट फाइल से डेटा को रीड करेगा एंड डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज पैसेंजर्स हुज डेस्टिनेशन मैचेस विद द वैल्यू ऑफ द डी. और जो भी आपने डेस्टिनेशन मैच की है, जो भी डेस्टिनेशन आपने दी है, ओके, वो डेस्टिनेशन, उस डेस्टिनेशन के पैसेंजर्स का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा. नेक्स्ट फंक्शन है आपका अपडेट फेयर, जो आप क्रिएट करेंगे टू इंक्रीज द फेयर ऑफ ऑल द पैसेंजर्स 5%. ये फंक्शन जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके किराए को, फेयर को 5% इंक्रीज कर देगा एंड री राइट द अपडेटेड रिकॉर्ड्स इनटू द फाइल passengers.dat. और जो न्यू रिकॉर्ड आएगा उसको passengers.dat फाइल में री राइट कर देगा. ओके, तो देखो, द प्रोग्राम मैनेजेस अ बाइनरी फाइल नेम्ड passengers.dat. तो इस प्रोग्राम में एक बाइनरी फाइल को मैनेज किया गया है जिसका नाम passengers.dat है. डेट इसकी एक्सटेंशन है. ओके, बिकॉज इट्स अ बाइनरी फाइल. ईच रिकॉर्ड स्टोर्ड इन इट लुक्स लाइक, और जो इसमें रिकॉर्ड स्टोर किए गए हैं वो किस तरीके से हैं वो मैंने भी आपको बताया था. पैसेंजर नंबर, नेम, बोर्डिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन एंड फेयर. ओके, द प्रोग्राम हैज 3 फंक्शंस. प्रोग्राम के अंदर आप 3 फंक्शंस क्रिएट करेंगे. फर्स्ट वन इज क्रिएट फंक्शन, जिसकी हेल्प से आप फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स को ऐड करेंगे. सेकंड है आपका सर्च डेस्टिनेशन फंक्शन, यूजर जो भी डेस्टिनेशन देगा, ओके, इंसर्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो भी डेटा होगा उस पर्टिकुलर पैसेंजर का वो डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, फाइंड पैसेंजर्स बाय डेस्टिनेशन. और आपका नेक्स्ट फंक्शन है अपडेट फेयर, जिसके अंदर आप फेयर को 5% इंक्रीज करेंगे एंड न्यू डेटा आप अगेन फाइल के अंदर रीराइट करेंगे. ओके, सो हियर वी हैव आवर फर्स्ट फंक्शन. सबसे पहले आपको क्या करना है? इंपोर्ट करना है पिकल मॉड्यूल को. ओके, तो देखो मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया है. पिकल मॉड्यूल किस लिए इंपोर्ट किया जाता है? पिकल इज अ मॉड्यूल यूज टू स्टोर पाइथन ऑब्जेक्ट्स इन बाइनरी फाइल. तो पाइथन ऑब्जेक्ट्स को बाइनरी फाइल में स्टोर करने के लिए पिकल मॉड्यूल का यूज किया जाता है. पाइथन ऑब्जेक्ट्स क्या है? पाइथन के अंदर जो भी डेटा आप यूज कर रहे हो वो एज अ ऑब्जेक्ट ही कंसीडर किया जाता है. ठीक है, तो आप लिस्ट जो भी आप वट एवर द data you are inserting, that is considered as object. Okay, and pickle module help in storing the data inside the binary files. Okay, अब pickle module क्या करता है? It converts list data into the binary. जो आपका list की फॉर्म में डेटा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा एंड अगेन बाइनरी डेटा को लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फंक्शन, क्रिएट फंक्शन. तो सबसे पहले आपने डिफाइन किया है क्रिएट फंक्शन को. ओके, उसके अंदर आपने स्टेटमेंट दिया है f इक्वल्स टू ओपन पैसेंजर्स डॉट डेट ab. राइट, तो यहाँ ये जो स्टेटमेंट है इससे क्या होगा? आपकी पैसेंजर्स डॉट डेट फाइल ओपन हो जाएगी अगर ऑलरेडी बनी हुई है, और अगर बनी नहीं है तो ये बन जाएगी, अपने आप क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, देखो, इट ओपन्स फाइल्स इन अपेंड मोड. AB का मतलब क्या है? अपेंड मोड. ठीक है, अब A स्टैंड्स फॉर द अपेंड एंड B स्टैंड्स फॉर द बाइनरी. ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? पैसेंजर्स डॉट डेट फाइल को ओपन कर रहे हो. अगर वो क्रिएटेड नहीं है ऑलरेडी तो वो क्रिएट भी हो जाएगी. राइट. ओके, अब आपने यहाँ पे लूप का यूज किया है वाइल ट्रू, क्योंकि आपको क्या करना है? डेटा को इंसर्ट करना है, इसके लिए आप लूप चलाओगे. ओके, अब क्या करना है? देखो, वाइल ट्रू you will go inside the loop. अब inside the loop what you have done, आपने यूजर से डेटा को इंसर्ट कराया है. राइट, तो यहाँ पे वेरिएबल लिया है PNR. ओके, एंड प्रॉम्प्ट दिया है इनपुट एंटर पैसेंजर नंबर. राइट, तो ये क्या है? प्रॉम्प्ट है जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर एंड यूजर पैसेंजर का नंबर वहाँ पे इंसर्ट करेगा. ठीक है, देन नेम, इनपुट एंटर नेम. ओके, एंटर बोर्डिंग स्टेशन, एंटर डेस्टिनेशन, एंटर फेयर.
राइट तो ये जो आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं किस लिए दिए हैं, जिससे कि यूजर्स ये डेटा इंसर्ट करें। ओके और जितना भी जो भी आप डेटा दे रहे हो वो पर्टिकुलर वेरिएबल्स में जाके स्टोर हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखो, रिकॉर्ड इक्वल्स टू दिस, राइट। आपने क्या किया, जो भी यूजर ने डेटा इंसर्ट किया उसको लिस्ट की फॉर्म में रिकॉर्ड वेरिएबल में स्टोर करा दिया, राइट। जो फर्स्ट इटरेशन में आएगा डेटा वो रिकॉर्ड में जाके स्टोर हो गया। अब रिकॉर्ड जो वेरिएबल है उसका हम कैसे यूज करेंगे, अब देखो आपने यहाँ पे लिया पिकल डॉट डम। पिकल मॉड्यूल के डम फंक्शन में आपने रिकॉर्ड एंड एफ फाइल, रिकॉर्ड को जो डेटा यूजर ने इंसर्ट किया है वो, एंड फाइल जो आपकी फाइल है, दोनों को पास कर दिया। अब डम फंक्शन क्या करेगा, इट विल राइट द रिकॉर्ड इनटू द फाइल। जो भी रिकॉर्ड के पास डेटा भी आया था वो कहाँ राइट कर देगा, फाइल के अंदर राइट कर देगा। ओके अब आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है या नहीं करनी है, उसके लिए हमने क्या कर लिया है, वेरिएबल ले लिया ch और इनपुट करा दिया ऐड मोर रिकॉर्ड्स। ओके यस और नो, राइट। अब यहाँ पे देखो कंडीशन दे देंगे, इफ ch डॉट लोअर नॉट इक्वल टू y ब्रेक, ठीक है। अगर यूजर यस इंसर्ट नहीं करता है, ओके तो क्या हो जाए, ये जो आपका लूप चल रहा है वो ब्रेक हो जाए और आपका कंट्रोल बाहर आ जाए। और अगर आपको और डेटा इंसर्ट करना है तो यूजर को क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, वाई। ओके वाई किसी भी फॉर्म में कर सकता है, कैपिटल स्मॉल किसी भी फॉर्म में। वाई बिकॉज यहाँ पे हमने डॉट लोअर फंक्शन का यूज किया है। डॉट लोअर फंक्शन क्या करता है, आपकी एंट्री को केस सेंसिटिव नहीं, वो केस इनसेंसिटिव बना देता है। मतलब आप किसी भी केस के अंदर लोअर या कैपिटल किसी भी केस में आप अपनी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है आप कितने बार इसके अंदर एंट्री करना चाहते हो, उतनी बार आपका लूप चलता रहेगा, राइट। और जब आप नो कर दोगे या कोई और अल्फाबेट टाइप कर दोगे तो आपका ये लूप फिनिश हो जाएगा। देन उसके बाद क्या दिया है आपने, एफ डॉट क्लोज, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट आपने दिया है प्रिंट रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, और आपका आ जाएगा आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है। नेक्स्ट वी हैव सर्च डेस्टिनेशन फंक्शन, राइट। तो सबसे पहले सर्च डेस्टिनेशन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सर्च डेस्टिनेशन फंक्शन एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है, ओके इसकी वैल्यू जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तब पास करेंगे, राइट। ब्लॉक आपने जो भी कोड है उसको ट्राई ब्लॉक में दिया है। सबसे पहले फाइल को ओपन किया है रीड बाइनरी मोड में, एंड ओके उसके बाद आप यहाँ पे देखो फाउंड क्या है, एक वेरिएबल है जिसको आपने, जो उसकी करंट वैल्यू है वो फॉल्स दी है, राइट। अब सबसे पहले देखो आपने यहाँ पे वाइल लूप का यूज किया है, क्यों, क्योंकि आपको इटरेट करना है रिकॉर्ड्स को इटरेट करके फाइंड आउट करना है कि जो आपका डेस्टिनेशन अगर मैच हो जाता है तो उस पर्टिकुलर पैसेंजर की डिटेल आ जाए, फाइन। तो आपने वाइल ट्रू किया, राइट। एंड पिकल मॉड्यूल के लोड फंक्शन के अंदर आपने फाइल को पास कर दिया। अब लोड फंक्शन क्या करेगा, रिकॉर्ड्स को रीड करेगा वन बाय वन एंड कहाँ पे स्टोर करा देगा, रेक वेरिएबल में, राइट। अब देखो रेक वेरिएबल का जो रेक 3 है वो क्या है, डेस्टिनेशन फील्ड है। डॉट लोअर वो अगर जो भी आपने पास किया है, मान लो आपने दिल्ली को पास किया है, उससे मैच कर जाता है तो दिल्ली वाले पैसेंजर का रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। पैसेंजर नंबर, नेम, बोर्डिंग, डेस्टिनेशन एंड फेयर, ओके। अब आपका जो रिकॉर्ड है आपको मिल चुका है तो फाउंड की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। आफ्टर ट्राई ब्लॉक वी हैव एक्सेप्ट ब्लॉक, ओके। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एंड ऑफ फाइल एरर को हैंडल कर रहा है, ओके। एंड देन वी हैव द एफ डॉट क्लोज फंक्शन जो फाइल को क्लोज कर देगा। अगर डेस्टिनेशन नहीं मिलती है, इफ नॉट फाउंड, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नो पैसेंजर फाउंड फॉर द डेस्टिनेशन, राइट, ओके। अब नेक्स्ट क्या है आपका अपडेट फेयर फंक्शन, जो क्या करेगा, फेयर को 5% इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे डिफाइन किया है डेफ अपडेट फेयर, राइट। पैसेंजर्स फाइल को ओपन किया है रीड बाइनरी फॉर्म में, ओके। एंड एक दूसरी फाइल ली है टेम्प फाइल, राइट, उसको ओपन किया। अगर देखो ये टेम्प फाइल क्या होगा, ओपन फंक्शन क्या करेगा, इसको क्रिएट कर देगा राइट मोड में, फाइन, जिससे कि आप इसके अंदर डेटा को राइट कर सके, स्टोर कर सके। अब ट्राई ब्लॉक में आपने यहाँ पे देखो लूप चलाया है। लूप क्या करेगा, फाइल को यहाँ पे देखो पिकल डॉट लोड फंक्शन फाइल को रीड करेगा और रैक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा वन बाय वन। अब जो रैक 4 क्या है, आपका फेयर वाला फील्ड है, तो उसको हमने क्या किया, यहाँ पे अपडेट कर दिया रैक 4 इंटू 1.05। तो यहाँ पे हम फेयर को इंक्रीज कर रहे हैं 5%, राइट। अब फेयर इंक्रीज हो गया है। अब पिकल डॉट डम फंक्शन की हेल्प से आपने क्या किया, जो आपका अपडेटेड रिकॉर्ड था वो आपने टेम्प फाइल के अंदर स्टोर कर दिया, ओके। अगेन एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एंड ऑफ फाइल एरर को हैंडल करेगा, देन फाइल को क्लोज कर देंगे एंड आपकी जो टेम्प फाइल क्रिएट हुई थी उसको भी क्लोज कर देंगे।
राइट अब आपके पास दो फाइल है, एक तो आपकी पैसेंजर फाइल है जिसके अंदर पुराना डेटा है जो अपडेटेड नहीं है, एक आपके पास टेम्प फाइल है जिसके अंदर न्यू डेटा है जो 5% जो आपका फेयर है उसके अंदर 5% इंक्रीज के साथ है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे जो आपकी पुरानी फाइल है उसको डिलीट करेंगे एंड उसको रिप्लेस करेंगे विद टेम्प। तो सबसे पहले आपने ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, ओएस के रिमूव फंक्शन से आपने जो आपकी पैसेंजर्स बाइनरी फाइल थी उसको डिलीट कर दिया एंड ओएस के रीनेम फंक्शन से जो आपकी टेम्प फाइल क्रिएट हुई थी उसको आपने नेम दे दिया पैसेंजर्स डॉट डेट, राइट। नेक्स्ट आपने प्रिंट करा दिया है फेयर अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। अब देखो फंक्शंस एग्जीक्यूट कब करेंगे, जब आप उनको कॉल करेंगे। तो आपने क्रिएट फंक्शन को कॉल किया, सर्च डेस्टिनेशन फंक्शन को कॉल किया एंड डेस्टिनेशन आपने पास कर दिया दिल्ली, अपडेट फेयर फंक्शन को आपने कॉल किया। तो क्या होगा, ये तीनों के तीनों फंक्शन एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे, ओके, वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द कॉल स्टेटमेंट। लेट्स सी कोड हेयर, ओके। तो देखो यहाँ पे पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, ये मैंने आपको समझाया था। हमारा फर्स्ट फंक्शन क्रिएट फंक्शन है जिसको डिफाइन किया है, राइट। पैसेंजर जो आपकी बाइनरी फाइल है उसको ओपन किया है, ओके, अपेंड मोड में, सो डैट यू कैन अपेंड द डेटा, राइट। आपका लूप चलेगा, लूप की हेल्प से आप डेटा को एंटर कराएंगे, राइट। एंड इस डेटा को आप लिस्ट की फॉर्म में रिकॉर्ड के अंदर स्टोर करा देंगे एंड दैट रिकॉर्ड यू विल स्टोर इन फाइल बाय यूजिंग द डंप फंक्शन ऑफ पिकल मॉड्यूल, ओके। एंड देन आप चॉइस, ये आपका कितने रिकॉर्ड्स उसके अंदर स्टोर करते हो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। जब तक आपकी चॉइस वाई है, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, तब तक आप रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, आपका लूप ब्रेक हो जाएगा एंड आपका जो कंट्रोल है वो बाहर आ जाएगा आउट ऑफ द लूप, ओके। एंड देन फाइल क्लोज एंड उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। नाउ अब इधर देखो, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था। सेकंड आपने कौन सा फंक्शन बनाया था, सर्च डेस्टिनेशन वाला। सर्च डेस्टिनेशन में आप जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके साथ आप जो भी डेस्टिनेशन सर्च करना चाहते हैं उसको भी पास करेंगे, राइट, ओके। वंस अगेन यू विल ओपन द फाइल, राइट, इन रीड मोड, रीड बाइनरी मोड, राइट। और देखो आपने यहाँ पे जो एक वेरिएबल लिया है फाउंड, जिसकी वैल्यू आपने कर दी है फॉल्स। जब आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। नाउ फाइल को इटरेट करने के लिए वाइल लूप का यूज करेंगे, वाइल ट्रू, राइट। अब यहाँ पे देखो पिकल डॉट लॉड, लॉड फंक्शन में आपने फाइल को पास किया है। ये क्या करेगा, वन बाय वन रिकॉर्ड को रीड करेगा और रिकॉर्ड कहाँ पे जाके स्टोर होगा, रेक वेरिएबल में। अब आप यहाँ पे चेक करोगे जो रेक 3 है वो कौन सा आपका फील्ड है, वो आपका डेस्टिनेशन फील्ड है, राइट। रेक 3 डॉट लोअर इक्वल्स, ये डबल इक्वल टू का साइन किस लिए यूज होता है, कंपेरिजन के लिए। डी डॉट लोअर, और डॉट लोअर फंक्शन क्या करता है, चाहे आप कैपिटल लेटर में डेस्टिनेशन नेम लिखो, चाहे आप लोअर लेटर में लिखो, चाहे मिक्स कैपिटल एंड लोअर मिक्स लिखो, वो क्या करेगा, इसको कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो बेसिक है वो क्या मैच हो रहा है कि जो डेस्टिनेशन है वो क्या डी के इक्वल है, डी जो आपने पास किया है वाइल द फंक्शन कॉल। अगर इक्वल है तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर पैसेंजर का आपका पैसेंजर नंबर, नेम, बोर्डिंग, डेस्टिनेशन एंड फेयर वो डिस्प्ले हो जाएगा एंड फाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, राइट। देन आपके ट्राई ब्लॉक के बाद एक्सेप्ट ब्लॉक है एंड देन एफ डॉट क्लोज, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। अगर इन केस जो डेस्टिनेशन पास हुई है वो डेटा में नहीं मिलती है, इफ नॉट फाउंड, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नो पैसेंजर फाउंड फॉर द डेस्टिनेशन, राइट, जो भी डेस्टिनेशन है आपकी, ओके। तो लास्ट फंक्शन आपका क्या था, अपडेट फंक्शन, जिसमें क्या है, अपडेट किया है जो आपका फेयर है वो 5% इंक्रीज किया गया है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, पैसेंजर फाइल को ओपन किया है रीड मोड में, राइट, ओके। एंड देन आपने क्या किया है, एक टेम्प फाइल को क्रिएट किया है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ओपन टेम्प डेट। अब इससे क्या होगा, टेम्प नेम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी राइट मोड में, जिसमें आप डेटा को राइट कर सकते हैं, ओके। देन ट्राई वाइल, अब आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर वाइल लूप लिया है, ओके। अगेन अब देखो पिकल डॉट लोड क्या करेगा, फाइल को रीड करेगा, ओके, वन बाय वन रिकॉर्ड को रीड करेगा और उसको रैक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, राइट। अब जो रैक का 4 जो फील्ड है वो क्या है, वो फेयर का है। तो उसमें आपने यहाँ पे देखो अपडेट कर दिया, रैक 4 जो फील्ड है फेयर वाला इंटू 1.05, इंक्रीज फेयर बाय 5%, राइट, ओके। अब आपका फेयर इंक्रीज हो चुका है। अब आपने क्या किया, पिकल डॉट डंप, और जो आपका चेंज होके आया था, जो आपका रैक वेरिएबल के अंदर चेंज होके डेटा आया है, उसको आपने टेम्प के अंदर स्टोर करा दिया, ओके। जो आपकी टेम्प न्यू फाइल थी उसमें स्टोर करा दिया। देन आपका एक्सेप्ट ब्लॉक है, ओके। एंड देन आपने फाइल को क्लोज करा दिया एंड टेम्प को भी क्लोज करा दिया है, ठीक है।
अब देखो, टेम्प आपके पास फाइल आ गई है जिसके अंदर जो फेयर है वो 5% इंक्रीज है, राइट। अब आपको क्या करना है, ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। ओएस मॉड्यूल के रिमूव फंक्शन से आप जो आपकी पुरानी पैसेंजर डॉट डेट फाइल थी जिसके अंदर 5% इंक्रीज डेटा नहीं था उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। एंड जो आपकी न्यू फाइल है टेम्प, ओके, उसको नया नाम दे देंगे पैसेंजर बाय यूजिंग द रीनेम फंक्शन ऑफ द ओएस मॉड्यूल, ओके। एंड जो आपका न्यू टेम्प फाइल है उसमें ये चेंज होने के बाद, उसका नाम चेंज होने के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, फेयर अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। अब देखो लास्ट में आपने क्रिएट फंक्शन को कॉल किया, सर्च डेस्टिनेशन में मैंने यहाँ पे दिल्ली को पास कर दिया है। जो आपका फंक्शन क्या करेगा, जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो दिल्ली एक्सेप्ट करेगा एंड अपडेट फेयर से आपका फेयर अपडेट हो जाएगा। लेट्स रन आवर प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले पैसेंजर नंबर पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ P1006, ठीक है। नेम मैंने दे दिया रोहन, ओके। बोर्डिंग स्टेशन मैंने कर दिया यहाँ पे दिल्ली, एंड ये मैंने कर दिया डेस्टिनेशन कानपुर, और फेयर कर दिया इसका मैंने 600 रुपीज़, ठीक है। अब देखो और रिकॉर्ड्स करने हैं, एंटर अभी नहीं करने तो मैंने नो कर दिया, ओके। अब देखो आपने क्या पास किया था, आपने पास किया था दिल्ली, राइट। तो यहाँ पे देखो आपका दिल्ली वाला आ गया है, दिल्ली वाला डेस्टिनेशन जहाँ पे आपने डेस्टिनेशन दिल्ली दी थी वो रिकॉर्ड आ गया है फाइल का, राइट। एंड फेयर भी अपडेट हो गया है, फेयर अपडेटेड सक्सेसफुली, जितना भी फेयर था वो आपका 5% इंक्रीज होके आ गया है, ओके। Now we have question number 37. Subhav is a big NGO working in the field of psychological treatment and counseling, having its head office in Nagpur. तो स्वभाव नेम से एक NGO है, ओके, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग में वर्क कर रही है, उसका हेड ऑफिस नागपुर में है। इट इज़ प्लानिंग टू सेट अप अ सेंटर इन विजयवाड़ा, ठीक है। तो वो अपना एक सेंटर विजयवाड़ा में ओपन करने की प्लान कर रहे हैं। द विजयवाड़ा सेंटर विल हैव 4 ब्लॉक्स। तो विजयवाड़ा के सेंटर में 4 ब्लॉक्स होंगे, एडमिन ब्लॉक, ओके, साइकेट्री ब्लॉक, psychology block and the ICU. You as a network expert need to suggest the best network related solution for them to resolve the issues problems mentioned in the questions, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक नेटवर्क एक्सपर्ट हैं जिसको नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करना है, कीपिंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं जिसको आपको कंसीडर करके इश्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, ब्लॉक टू ब्लॉक डिस्टेंस, जो ब्लॉक्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। एडमिन टू साइकेट्री आपका 65 मीटर है, ओके। एडमिन टू साइकोलॉजी आपका 65 मीटर है, एडमिन टू आईसीयू 65 मीटर, ओके। साइकेट्री टू साइकोलॉजी 100 मीटर, साइकेट्री टू आईसीयू 50 मीटर एंड साइकोलॉजी टू आईसीयू 50 मीटर, राइट, ओके। डिस्टेंस ऑफ नागपुर हेड ऑफिस फ्रॉम विजयवाड़ा सेंटर इज 700 किलोमीटर। जो उनका हेड ऑफिस है वहाँ से विजयवाड़ा सेंटर का डिस्टेंस 700 किलोमीटर है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक इज एज फॉलो। सो ब्लॉक्स के नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए गए हैं। एडमिन ब्लॉक में 16 कंप्यूटर्स हैं, सेक्रेटरी में आपके 40 है, साइकोलॉजी में आपके 19 है एंड आईसीयू में आपके 20 कंप्यूटर्स हैं, ओके। सो हेयर वी हैव द क्वेरीज जिसको 1 बाय 1 आप सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ हेयर वी हैव फर्स्ट क्वेरी, सजेस्ट द मोस्ट appropriate location of the server inside the विजयवाड़ा सेंटर, justify your choice, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी लोकेशन आप सर्वर एज अ सर्वर सेटअप लेंगे विजयवाड़ा सेंटर में, ठीक है। तो जो बेस्ट लोकेशन है वो क्या है, साइकेट्री ब्लॉक है। वाई, बिकॉज वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स जहाँ होंगे वहीं पर सर्वर सेटअप किया जाता है, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिसोर्सेज का वहाँ पे यूज़ कर सकें, आपको ज़्यादा मेमोरी पावर मिल सके, ज़्यादा आप प्रोसेसिंग पावर यूज कर सकें, राइट। प्लेसिंग द सर्वर वेयर मोस्ट यूजर्स आर रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, डेटा डिले एंड केबलिंग लोड, राइट। Now next query, which hardware device will you suggest to connect all the computers within each block of Vijayawada center? आप कौन से हार्डवेयर डिवाइस को सजेस्ट करेंगे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए विजयवाड़ा के ईच ब्लॉक में, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवाइस आप सजेस्ट करेंगे वो स्विच है, राइट। स्विच क्या करता है, स्विच एफिशिएंटली कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ ब्लॉक, रिड्यूसेस कोलिजन एंड प्रोवाइड्स फास्टर डेटा ट्रांसफर देन हब्स। हब्स क्या होता है, एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होता है,
वो सिंपली क्या करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसमें। बट स्विच क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए मैसेज आया है वहीं पर मैसेज को डिलीवर करता है। ओके, तो आप हार्डवेयर डिवाइस जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज करोगे। ओके, now draw a cable layout to efficiently connect various blocks within the Vijayawada center। तो आपको केबल लेआउट यहाँ पे ड्रॉ करना है डिफरेंट ब्लॉक्स को ज्वाइन करने के लिए। फाइन, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, द मोस्ट एफिशिएंट केबल लेआउट बिटवीन द ब्लॉक। यहाँ पे आप मिनिमम डिस्टेंस लेआउट यूज करोगे। मतलब कैसे आप केबलिंग करोगे कि आपको बहुत ही कम केबलिंग करनी पड़े, बहुत ही कम केबल का यूज़ करना पड़े। तो आप क्या करोगे, साइकेट्री को आप आईसीयू से कनेक्ट करोगे क्योंकि वहाँ का डिस्टेंस 50 मीटर है। ऐसे ही आईसीयू को आप साइकोलॉजी से कनेक्ट करोगे, उसका डिस्टेंस भी 50 मीटर है। एंड आईसीयू को आप एडमिन से कनेक्ट करोगे, लाइक दिस। तो ये क्या क्रिएट कर देगा, ये स्टार टोपोलॉजी बनाएगा। स्टार टोपोलॉजी सेंटर, जिसके अंदर आईसीयू ब्लॉक सेंटर में होगा। ठीक है, ओके। नाउ where should the router be placed to provide internet to all the computers in the विजयवाड़ा सेंटर। ऐसे कौन से प्लेस पे आप राउटर को लगाओगे जिससे कि विजयवाड़ा सेंटर के जितने भी ब्लॉक्स हैं सबको इंटरनेट कनेक्शन मिल सके। तो इसके लिए बेस्ट प्लेस क्या है, आपका आईसीयू ब्लॉक है। वाई, इट इज़ द मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड ब्लॉक, क्योंकि वो सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू अदर, और सब जो उसका डिस्टेंस है दूसरे ब्लॉक्स के साथ वो सबसे कम है। सो इंटरनेट सिग्नल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एफिशिएंटली टू ऑल द ब्लॉक्स। तो क्या होगा, इंटरनेट सिग्नल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है अगर आप आईसीयू ब्लॉक में राउटर को इंस्टॉल करते हैं। ओके, द मैनेजर एट नागपुर वांट्स टू रिमोटली एक्सेस द कंप्यूटर इन एडमिन ब्लॉक इन विजयवाड़ा। विच प्रोटोकॉल विल बी यूज्ड फॉर दिस। तो नागपुर जो सेंटर है, हेड ऑफिस है, वहाँ पे मैनेजर कंप्यूटर्स को, विजयवाड़ा के एडमिन ब्लॉक के कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता है। तो कौन से प्रोटोकॉल का यहाँ पे यूज होगा, तो यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल का यूज होगा। इट इज यूज्ड टू रिमोटली एक्सेस अ कंप्यूटर फ्रॉम अनदर लोकेशन। ओके, now next query, which type of network will be set up among the computers connected with विजयवाड़ा सेंटर। तो आपको बताना है जो नेटवर्क क्रिएट होगा जब आप जितने भी ब्लॉक्स इनको कनेक्ट करेंगे तो वो कौन सा नेटवर्क क्रिएट होगा। तो आपका LAN नेटवर्क क्रिएट होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, बिकॉज ऑल द कंप्यूटर्स आर विद इन द सेम कैंपस और बिल्डिंग। क्योंकि यहाँ पे सेम कैंपस के अंदर और यू कैन से सेम बिल्डिंग के अंदर आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, जो क्या होता है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ओके, hello everyone, if you like my video please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.